हेलो बच्चों। तो बेटे कंपनी अकाउंट्स में आज हम इशू ऑफ शेयर्स के बारे में बात करेंगे और चैप्टर ये लगभग जैसा आपने क्लास 12 में पढ़ा है या बीकॉम लेवल में पढ़ा है तो ये मोर और लेस वैसा ही है, कुछ ज़्यादा चेंजेस में नहीं हैं। और क्वेश्चन का लेवल भी अगर हम बोले तो 12th क्लास या बीकॉम लेवल में जैसा कराते हैं लगभग वैसा ही आएगा। ठीक है, सेम है। इंटर के एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आएगा, तो मान के चलिए कि अराउंड अगर क्वेश्चन आता है तो 6 to 8 मार्क्स के बीच में आने के इसके चांसेस रहते हैं। ठीक है, बाकी शेयर्स वाला चैप्टर पढ़ने के बाद जब इशू और डिबेंचर्स पढ़ेंगे तो उसमें भी मोर और लेस एंट्रीज कुछ ऐसी होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी थ्योरी देखेंगे थोड़ी बहुत और फिर मेन जो क्वेश्चन आएगा उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बेटा इसमें टॉपिक आता है मीनिंग ऑफ शेयर। शेयर किसे बोलते हैं? मीनिंग ऑफ ए शेयर, शेयर का मतलब क्या है ये समझने के लिए आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि बेटा मान लीजिए बच्चों कोई कंपनी है, मान लो सर आप हो, आपके पास एक आइडिया है, आप कहते हो कि मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है और उस बिजनेस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए आपको 100 करोड़ की कैपिटल चाहिए। तो आप किसी एक पर्टिकुलर जो पर्सन है उसके पास जाते हो, सपोज मान लीजिए आपका जो फ्रेंड है उसके पास जाते हो, अपने फ्रेंड से कहते हो भाई देख मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है, राइट, लेकिन इस बिजनेस आइडिया के लिए मुझे 100 करोड़ की कैपिटल की ज़रूरत है। आपने पूरा आइडिया अपने फ्रेंड को बता दिया, समझा भी दिया और वो भी सर उसको अच्छा भी लग रहा है कि डेफिनेटली ये आइडिया वर्क करेगा, ऐसा उसका आपका जो फ्रेंड है उसकी ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन जब 100 करोड़ की बात आती है तो आपका फ्रेंड कहता है भाई मेरे पास 100 करोड़ रुपए नहीं है, इतने पैसे मैं अकेले नहीं दे सकता। तो आपने क्या करा सर, एक बंदा और ढूंढ लिया, एक फ्रेंड आपने और ढूंढा। जब एक फ्रेंड आपने और ढूंढा तो ये अमाउंट आपकी बढ़ जाएगी, मतलब आप 50 करोड़ दो लोगों से इकट्ठा करने की कोशिश करोगे। अगेन बेटा जो ये 50 करोड़ है ये तो और भी क्या है बेटा, अभी भी क्या है, ज़्यादा ही है। 50 करोड़ की अमाउंट कोई मामूली अमाउंट तो होती नहीं है। तो आप और लोगों को इन्वॉल्व करोगे, और जैसे जैसे हम और लोगों को इन्वॉल्व करते रहेंगे तो और लोगों को इन्वॉल्व करने के साथ साथ ये अमाउंट सब डिवाइडेड होती जाएगी, ये अमाउंट छोटी होती जाएगी। अल्टीमेटली आपने इस 100 करोड़ की अमाउंट के इतने टुकड़े किए, इसको इतना डिवाइड किया कि अल्टीमेटली आपका जो एक हिस्सा आया सर, ये जो एक हिस्सा आया मान लीजिए पर्टिकुलर, अगर मैं इस हिस्से की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए ये 10 रुपए के बराबर हो गया। आपने इतने ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करा दिया कि अब एक पर्सन को 100 करोड़ रुपए देने की जरूरत नहीं है, एक पर्सन 10 रुपए भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। आपने इतने सारे लोगों को इन्वॉल्व कर लिया है। तो कंपनी की जो टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है वो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दी जाती है, और टोटल कैपिटल का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, टोटल कैपिटल का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है या जो हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम शेयर बोलते हैं। तो शेयर का मतलब हिस्सा, एक राइट, किसमें सर, टोटल कैपिटल में। ठीक है, तो इस तरीके से शेयर की वैल्यू निकाली जाती है। तो बोल सकते हैं सर द टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, ऑफ ए कंपनी is divided into smaller units। ठीक है, द स्मॉलेस्ट यूनिट्स, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते जाते हैं, और जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल, उस कैपिटल का जो सबसे छोटा हिस्सा होगा इज कॉल्ड अ शेयर। इसको बेटा क्या बोलते हैं हम, एक शेयर बोलेंगे। ठीक है सर, अ शेयर मीन्स, इसको ऐसा भी बोला जाता है, अ शेयर मीन्स, शेयर का मतलब क्या हुआ, अ शेयर इन कैपिटल। शेयर का मतलब है शेयर इन कैपिटल, राइट सर। शेयर का मतलब हो गया शेयर्स इन कैपिटल। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 कंपनी एक्ट में बेटा, सेक्शन 2
सबसेक्शन 84 है ऑफ कंपनी एक्ट 2013। और सर अभी हम अकाउंट की क्लास कर रहे हैं, हम लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको सेक्शन याद नहीं रखना है, फिर भी ऐसे ही आपको मैंने बता दिया। तो कंपनी की टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट को स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड करते जाएंगे, तो जो सबसे छोटा यूनिट आएगा उसको हम शेयर बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद होते हैं टाइप ऑफ शेयर। ठीक है, हम किस तरीके से शेयर्स को डिवाइड कर सकते हैं। ये सारी बातें आपने पहले पढ़ी है बेटी, पर क्योंकि चैप्टर की बिगिनिंग है तो हम सारा का सारा बेस लेते हुए चलेंगे और जीरो बेस से हमने स्टार्ट करना है। और तो उसमें से बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही पता है। दो तरीके के शेयर होते हैं बेटा, एक होते हैं आपके इक्विटी शेयर्स, ठीक है, और दूसरे क्या होते हैं सर, प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर, ठीक है बेटी। इक्विटी शेयर क्या होते हैं? इक्विटी शेयर ऐसे होते हैं सर जिसके पास वोटिंग राइट होता है। ठीक है सर, इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जिनके पास वोटिंग राइट होता है, मतलब कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी, कंपनी के जो मैटर्स होंगे, उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट इक्विटी वालों का होता है। प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता। और जो कंपनी एक्ट में ये प्रोविजन है कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स को लगातार 2 साल तक डिविडेंड नहीं दिया जाता तो उनको भी वोटिंग राइट अराइज हो जाता है। बट अगेन ये टेक्निकल चीजें हैं, कंपनी लॉ की बातें हैं, अभी के लिए हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि इनको एक तरीके से वोटिंग राइट नहीं होता है सर, ठीक है। और जो 2 साल वाला सिचुएशन है, फिलहाल मैंने कह दिया इसको वोटिंग राइट नहीं। अब बेटा इनका नाम प्रेफरेंस शेयर्स है। प्रेफरेंस का मतलब होता है किसी को ज्यादा वेटेज देना। सपोज जैसे मान लीजिए आप मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट लेने अगर आप जाते हैं या कोई टूथपेस्ट लेने जाते हैं तो कॉलगेट और बबूल दोनों आपको मिल रहे हैं, बट आप कह रहे हैं कि आप कॉलगेट को प्रेफरेंस देते हैं बबूल के मुकाबले, इसका मतलब कॉलगेट को आप कुछ बेटर मान रहे हैं ना। तो प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा बेटर क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स के पास एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है या फिक्स अमाउंट ऑफ डिविडेंड होता है। प्रेफरेंस शेयर्स को कभी भी जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो डिविडेंड सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को दिया जाता है, और इन्हें डिविडेंड देने के बाद अगर प्रॉफिट बचेगा तो फिर वो इक्विटी वालों को दिया जाता है। अब बेटा ये डिविडेंड क्या होता है? तो कंपनी जितना प्रॉफिट कमाती है उसका कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो जितना डिस्ट्रीब्यूट करेगी उसको बोलते हैं डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पहले मिलता है, ठीक है सर। तो बोल सकते हैं प्रेफरेंशियल राइट, प्रेफरेंशियल राइट टू डिविडेंड एंड repayment of capital at winding up। प्रेफरेंस शेयर्स के पास 2 तरीके के प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। एक, जब भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी प्रेफरेंस वालों को पहले मिलेगा, और जब भी कंपनी बंद होगी तो प्रेफरेंस वालों की पेमेंट पहले होती है और फिर उसके बाद इक्विटी वालों की पेमेंट होती है, ठीक है। तो 2 बेनिफिट होते हैं, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड पहले मिलता है और जब कंपनी बंद होगी तो प्रेफरेंस की पेमेंट पहले होती है इक्विटी के मुकाबले। इक्विटी वालों को डिविडेंड जो मिलेगा वो प्रेफरेंस शेयर के बाद ही मिलेगा, ठीक है सर। अब बेटा अगर ऐसी बात है तो कोई भी पर्सन प्रेफरेंस शेयर ही परचेज करेगा, इक्विटी शेयर को परचेज क्यों करेगा? ऑल तो यहाँ पर वोटिंग राइट है, लेकिन सर अगर आप पैसा कमाने की बात बोलते हैं तो यहाँ तो एक तरीके से लग रहा है कि पैसे की श्योरिटी है, क्योंकि डिविडेंड पहले मिलेगा और जब कंपनी बंद होगी तो कैपिटल की रीपेमेंट भी होगी। इक्विटी में फिर बेनिफिट क्या होगा? इक्विटी में बेनिफिट ये होगा कि इक्विटी वालों को जो डिविडेंड मिलता है वो फ्लक्चुएट करता है। फ्लक्चुएट करने का मतलब है कि वो डिविडेंड बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है और वो बहुत ज़्यादा घट भी सकता है, लेकिन प्रेफरेंस का जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए एक प्रेफरेंस शेयर है जिसका नाम है 10% प्रेफरेंस शेयर। अब ये 10% प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है कि अगर 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर होगा तो कंपनी उसके ऊपर 10 रुपये का डिविडेंड देगी, ठीक है सर। तो जब कंपनी के पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, किसी साल में कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया, तो प्रेफरेंस शेयर पे तो 10 रुपये का ही डिविडेंड मिलेगा।
लेकिन इक्विटी वालों के लिए जो डिविडेंड का अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट के अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो इक्विटी वालों को डिविडेंड की जो इनकम है वो ज़्यादा मिलेगी, जबकि इनको 10 रुपये के रेट से डिविडेंड मिलेगा। किसी ईयर में अगर प्रॉफिट कम होता है और कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो प्रेफरेंस वालों को 10 रुपये के रेट से ही डिविडेंड मिलेगा। फिर इक्विटी वालों को हो सकता है कि जो डिविडेंड मिले वो बहुत कम मिले। ये डिसाइड कौन करेगा कि डिविडेंड देना है या नहीं देना है? वो सर एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी डिसाइड करती है, जिसमें इक्विटी शेयर होल्डर वोटिंग करते हैं। तो अल्टीमेटली डिविडेंड देना है या नहीं देना है उसका डिसीजन किसके हाथ में है सर? इक्विटी वालों के हाथ में। तो चाहे तो इक्विटी शेयर होल्डर थोड़ा सा डिविडेंड की इनकम को या पेमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। जब उन्हें लगेगा कि डिविडेंड ज़्यादा मिलने वाला है, प्रॉफिट ज़्यादा है, तो बोल देंगे भाई कि डिविडेंड दे दो, अदरवाइज वो डिविडेंड को पोस्टपोन भी कर सकते हैं। तो इक्विटी में रिस्क ज़्यादा होता है, बट इक्विटी में रिस्क ज़्यादा होने की वजह से इनका डिविडेंड का पेमेंट इंक्रीज या डिक्रीज भी हो सकता है। ये बात भी समझ लेना कि प्रेफरेंस शेयर का जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता। मतलब क्या डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर को हर साल देना पड़ेगा, वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस? नहीं सर, लॉस के केस में डिविडेंड नहीं दिया जाता, और प्रॉफिट के केस में डिविडेंड देंगे या नहीं देंगे अगेन ये कंपनी की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके सर, तो प्रेफरेंस और इक्विटी में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। इनके पास वोटिंग राइट है, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होगा। जब कंपनी बंद होगी प्रेफरेंस वालों को पहले मिलेगा डिविडेंड, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड पहले मिलता है, और जब कंपनी बंद होगी तो प्रेफरेंस के पैसे पहले लौटाए जाते हैं इक्विटी के मुकाबले। लेकिन ये सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स नॉर्मली सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है सर, तो इसमें एक बेनिफिट बोल सकते हैं कि राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट। ये सरप्लस प्रॉफिट को पार्टिसिपेट करने का राइट होता है इनका। ओके बेटे, अगेन ज़्यादा थ्योरी पोर्शन में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सीएमए इंटर में ये नहीं पूछता कि भाई इक्विटी शेयर क्या होता है बताइए डिटेल में, और प्रेफरेंस क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। मेन जनरल एंट्री आपको करनी है, जिस पे अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके सर, ये सब करने के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं देखिए बेटा, इसी में अगर हम आगे बढ़े, अगर प्रेफरेंस शेयर के टाइप बताएं सर, है ना, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस शेयर को भी कई वैरायटी में बांट देते हैं। ठीक है सर, इसमें एक होते हैं क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है सर, दूसरी वैरायटी है पार्टिसिपेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, पार्टिसिपेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। और तीसरी बेटा इसमें आपकी जो वैरायटी होती है, वो तीसरी वैरायटी आपकी इसमें होगी रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अगर ये भी सुन लेते हैं क्या चीज होती है। पहला क्या बेटा, पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ये क्या होता है? जैसे मैंने बोला कि मान लीजिए एक प्रेफरेंस शेयर है जिसका नाम है 10% प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब कि कंपनी अगर 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर्स है तो उसके ऊपर 10 रुपये का डिविडेंड मिलेगा, और ये तब मिलेगा जब कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर करेगी। ठीक है सर, अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है तो नहीं मिलेगा। तो क्यूमुलेटिव के केस में क्या होता है कि अगर कंपनी किसी ईयर में डिविडेंड नहीं देती है तो उस ईयर का डिविडेंड अगले साल मिल जाएगा करंट ईयर का जो डिविडेंड है उसके साथ। जैसे एक ईयर मान लीजिए साल 2006-07 है और नेक्स्ट ईयर आपका 2007-08 है। ठीक है, कंपनी 2006-07 में डिविडेंड नहीं देती है और उस 7-8 में डिविडेंड को डिक्लेयर कर देती है, तो प्रेफरेंस शेयर्स को 2007-08 में
7-8 का तो डिविडेंड मिलेगा ही, उसके अलावा 2006-7 का भी मिलेगा। अगर ऐसा होगा तो क्या बोलते हैं उसको हम, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी के अगर आर्टिकल्स में, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, बेटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है सर? एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के नियम लिखे होते हैं कि कंपनी किस तरीके से काम करेगी। तो जहां कंपनी के आर्टिकल्स में ये मेंशन ना हो कि प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, तो उसे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर माना जाता है। ठीक है। नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है बेटा? जिसमें अगर 1 साल डिविडेंड नहीं दिया तो वो डिविडेंड स्किप हो जाता है, लैप्स हो जाता है, उसको नेक्स्ट ईयर पे करने की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब अगर 2006-7 में डिविडेंड नहीं दिया और कंपनी 7-8 में डिविडेंड को डिक्लेयर करती है, तो 7-8 में केवल 7-8 का ही डिविडेंड दिया जाएगा, 6-7 का नहीं दिया तो वो भूल जाओ। ठीक है। जहां मेंशन ना हो क्या मानते हैं उसको, क्यूमुलेटिव से। पार्टिसिपेटिव कौन से होते हैं? प्रेफरेंस वालों का एक फिक्स रेट होता है बेटा डिविडेंड का, या फिक्स अमाउंट होता है डिविडेंड का, है ना। या तो ऐसा बोल देगा 10% प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब हर 100 रुपए के प्रेफरेंस शेयर पे 10 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। या रेट नहीं मेंशन करेगा, बोल देगा 5 रुपए पर प्रेफरेंस शेयर, हर प्रेफरेंस शेयर जितनी भी उसकी वैल्यू होगी उस पर 5 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। तो प्रेफरेंस शेयर्स का फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड भी हो सकता है और फिक्स अमाउंट भी हो सकता है। प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के बाद इक्विटी वालों को मिलता है, ये अभी मैंने आपको बताया। पर मान लीजिए प्रेफरेंस शेयर का नेचर ऐसा है कि पहले प्रेफरेंस शेयर्स को एक फिक्स रेट से या फिक्स अमाउंट से डिविडेंड को दे देंगे। ठीक है बेटा। फिक्स रेट या फिक्स अमाउंट से डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको जब इक्विटी में हम बांटेंगे तो इक्विटी में बांटने के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर्स को भी इंक्लूड कर देते हैं। इसको ऐसे समझो कि अगर आपके घर में अगर आइसक्रीम आती है ना, अगर आइसक्रीम का सपोज मान लीजिए एक ब्रिक आता है, तो आपका जो बड़ा भाई और बड़ी बहन है, सपोज मान लीजिए फैमिली में 5 लोग हैं, है ना, मम्मी पापा और 3 भाई बहन। तो जो बड़ा भाई और बड़ी बहन है वो कहते हैं कि अगर 1 किलो आइसक्रीम आती है तो उसमें पहले 200 ग्राम तो हमारी होगी, वो तो हर बार मिलेगी, तो वो पहले उन्होंने ले ली, बची 600 ग्राम। फिर जो वो 600 ग्राम है वो 5 लोगों में बराबर बांट देते हैं। समझ रहे हो? मतलब भाई बहन ने पहले अपना हिस्सा 200 ग्राम वाला निकाल लिया था, तो 400 ग्राम निकल चुका है और केवल 600 ग्राम में बचा है, लेकिन उस 600 ग्राम को फिर 5 में बराबर बांट दे। तो प्रेफरेंस वालों को 2 बार मिल जाता है, एक बार तो फिक्स रेट से मिल जाएगा या फिक्स अमाउंट से मिल जाएगा, फिर जो बचेगा उसमें भी हिस्सा ले लेंगे। अगर ऐसा है तो उसको क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर ऐसा नहीं है कि उन्हें अपना हिस्सा मिल गया तो बाकी बचे हुए में शेयर नहीं मिलेगा, जैसे बड़े भाई बहन को 200 ग्राम मिल गया है तो बाकी 600 ग्राम अब 3 फैमिली मेंबर में बटेगा, अगर ऐसा है तो नॉन पार्टिसिपेटिव। ठीक है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसको एक समय के बाद आपको रिपे करना होता है ना। शेयर्स एक्चुअली होता क्या है, कंपनी पब्लिक से पैसा क्या करती है सर, इकट्ठा करती है कि हमारे पास एक बिजनेस मॉडल है, आइए आप हमारे बिजनेस में शेयर होल्डर बन जाइए, भागीदार बन जाइए, हम आपके बिहाफ पे कंपनी को मैनेज करेंगे, प्रॉफिट होगा आप में बांट देंगे। तो जो पब्लिक से पैसा लिया है वो कभी ना कभी तो लौटाना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस शेयर ऐसे जिसमें प्रेफरेंस शेयर का पैसा एक टाइम के बाद हम पब्लिक को लौटा देते हैं, या जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है जिसने प्रेफरेंस शेयर खरीदा है उसके पैसे एक समय के बाद लौटा दिए जाते हैं। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर को क्या बोलते हैं सर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और अगर सर ऐसा है कि हम प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे वापस नहीं करते, लाइक किसी बंदे ने अगर प्रेफरेंस शेयर खरीदा, उसको बोलेंगे अब आजीवन तुझे इसके ऊपर डिविडेंड मिलता रहेगा, तेरे चले जाने के बाद, तेरे मरने के बाद तेरा जो नॉमिनी होगा उसको डिविडेंड मिलता रहेगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर की जो अमाउंट है वो आपको वापस नहीं मिलेगी कभी। अगर इस तरीके का है तो क्या बोलेंगे उसे, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। प्रैक्टिकल लाइफ में इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते। कंपनी एक्ट में ये बोला गया है कि आपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना ही पड़ेगा। सर कैसे रिडीम करेंगे, कहता है 20 साल से पहले रिडीम नहीं कर सकते। 20 साल से पहले आप रिडीम नहीं करोगे, 20 साल के बाद और 30 साल के अंदर अंदर आपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना पड़ता है। ठीक है सर। और वो कैसे करोगे, अब चाहे आप 20 साल पूरा होने के बाद 21वें साल में सारे प्रेफरेंस शेयर्स एक ही बारी में रिडीम कर दो,
या जैसे मर्जी रिडीम करो, पर मैक्सिमम 30 साल के अंदर आपको सभी प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना पड़ता है ना। इसमें रूल होता है कि 21st ईयर से आपको 1/10 ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मिनिमम रिडम्पशन करना ही पड़ेगा, राइट। क्योंकि आपको 30 साल में क्या करना है, रिडम्पशन करना है प्रेफरेंस शेयर्स का, जो कि 21वें साल से चालू होगा। तो क्योंकि 21 से 30 कितने साल हो गए, 10 साल हो गए, तो हर साल प्रेफरेंस शेयर्स का 1/10 पोर्शन तो आपको रिडीम करना ही पड़ेगा, ठीक है सर। ये 21st ईयर से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये नहीं होता है, केवल रिडीमेबल बेसिकली जो शेयर्स है वही होते हैं। तो कंपनी क्या बोलती है सर, कहती है हमारी कैपिटल में आप हिस्सेदार बनो। तो कंपनी आपको क्या करेगी, इनवाइट करेगी कि आइए हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। तो कंपनी जब इनवाइट करती है तो पहले उसके लिए डॉक्यूमेंट बनाती है, जिसको हम प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं, ठीक है। जब कंपनी आपको इनवाइट करेगी कि आओ हमारी कंपनी में पैसा लगा दो, तो सर वो इनविटेशन कैसे दिया जाएगा, उसके लिए डॉक्यूमेंट इशू करते हैं जिसको हम प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस में कंपनी की डिटेल दी होती है, उसकी रेटिंग दी होती है कि कंपनी की पास्ट में बेसिकली मतलब परफॉर्मेंस कैसी रही है, वो लॉ वगैरह को प्रॉपर तरीके से मतलब कि फॉलो करती है या नहीं करती है, कहीं पास्ट में उसने डिविडेंड की पेमेंट पे कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया, इंटरेस्ट की पेमेंट में कोई ऐसा डिफॉल्ट तो नहीं किया। वो सारी चीज़ों के आधार पर कंपनी की रेटिंग भी होती है। जैसे कि मूवी रिलीज होती है ना, तो मूवी को रेटिंग मिलती है 3 स्टार 4 स्टार, ऐसी कंपनी की भी बेसिकली रेटिंग्स होती हैं। ऑल उसका रेटिंग का तरीका थोड़ा अलग होता है, उस पर भी हम नहीं उस पर जाएंगे। तो एक डॉक्यूमेंट छापेगी जिसको हम प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस में कंपनी की डिटेल होती है और कंपनी किस प्रोजेक्ट के लिए ये फंड इकट्ठा करना चाहती है, कंपनी जो शेयर इशू कर रही है उसके पीछे पर्पस क्या है, वो सारी बातें उसमें बताई जाती है। उसी प्रॉस्पेक्टस में एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। ये क्या होता है सर, सिमिलर टू आप जब किसी कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हो तो एक फॉर्म पहले भरना पड़ता है ना, बेसिक डिटेल देते हो उसमें अपनी, ऐसे एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा जिसमें क्या होगा, अगर आपको शेयर खरीदना है तो उसके लिए पहले वो एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। उसमें फिर आपसे पूछता है आप कितने शेयर खरीदना चाहते हैं। आप कंपनी ने तो मान लो 1 लाख शेयर इशू कर दी, फिर कंपनी आपसे पूछती है कि भाई आप कितने शेयर परचेज करना चाहते हो। तो आपने बोला कि मैं 1000 शेयर परचेज करना चाहता हूँ। कंपनी ने कहा बहुत अच्छा। अगर एक शेयर 10 रुपये का है, अब कंपनी क्या करेगी सर, या तो बोलेगी ऐसा करो, अगर 1000 शेयर खरीदना चाहते हो, 10 रुपये का हमारा एक शेयर है, तो 1000 इंटू 10,000 रुपीज़ आप हमें एडवांस में पे कर दो। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही आपको मुझे एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी, आपकी पेमेंट आ जाएगी, आपके फॉर्म को वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद अगर डिसीजन हो गया कि आपको शेयर्स देने हैं तो आपके पैसे रख लेंगे, वरना एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर आपका पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। नॉर्मली 90 डेज़ के अंदर पैसा वापस करना होता है। जब आपको एप्लीकेशन मिलेगी 90 दिन के अंदर पैसा आपको वापस करना पड़ता है। अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो हम आपको पैसा वापस कर देंगे। तो 10 रुपये का शेयर था, कंपनी एक बारी में भी पूरा पैसा मांग सकती है, या कंपनी ऐसे ही बोल सकती है कि देखो 10 रुपये का शेयर है, लेकिन आपको 10 के 10 रुपये अभी पे करने की जरूरत नहीं है, 2 रुपये अभी दे दो। 1000 शेयर्स यू वांट टू परचेज, तो 1000 इंटू 2, उसका 20,000 रुपये अभी आप दे दो। इसको हम एप्लीकेशन अमाउंट बोलेंगे। फिर आपकी एप्लीकेशन अमाउंट आने के बाद आपके फॉर्म को वेरीफाई किया जाएगा, एंड इफ़ यू आर लकी इनफ, मतलब कंपनी को लगता है कि आपको शेयर देने चाहिए, तो कंपनी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगी। तो अभी आपने 10 में से केवल 2 रुपये दिए हैं, तो बाकी के 8 रुपये फिर हम और आपसे मांग लेंगे। वो कैसे कैसे दिए जाएंगे उसकी डिटेल भी प्रॉस्पेक्टस में लिखी होती है। तो मुद्दे वाली बात यह है कि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो जो बंदा शेयर खरीदेगा उसको शेयर होल्डर बोलेंगे, और जिसको शेयर कंपनी बांट देती है उसको शेयर होल्डर बोलेंगे। शेयर होल्डर से शेयर का अमाउंट कंपनी एक बारी में भी ले सकती है और टुकड़ों में भी ले सकती है। तो शेयर्स आर पेबल इन लमसम, शेयर्स के लिए या तो आपको लमसम में पेमेंट करनी होती है, या शेयर्स आर पेबल इन इंस्टॉलमेंट, या आप शेयर्स के लिए इंस्टॉलमेंट में भी पेमेंट कर सकते हो। ऑल्दो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में अगर हम बात की जाए, जितनी भी कंपनियां होती हैं ना, वो सारे के सारे शेयर्स लमसम में लेके आती हैं। इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होने का कंडीशन अब प्रैक्टिकल केस में बहुत कम देखने को मिलता है। मरी से बड़ी कंपनी भी आज के टाइम में अगर शेयर लेके आती है, कहती है भैया पूरा पैसा एक ही मतलब बारी में दे दो। नॉर्मली बहुत कम केस में ऐसा होता है कि आपको टुकड़ों में पैसे देने पड़ते हैं, पर एकेडमिक पर्पज़ के लिए हमने ये सारा पढ़ना है।
तो अब बात करते हैं सर कि अकाउंटिंग कैसे होगी और कैसे कैसे चीज करेंगे उसमें। चलिए चलिए तो यहाँ से अगर हम आगे बढ़े बेटा, तो अल्टीमेटली यहाँ से बात निकल के आती है कि शेयर्स आर पेबल इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है सर, लमसम, या कंपनी लमसम में भी पैसा ले लेती है, ठीक है सर। बाकी उसके अलावा जो शेयर्स होते हैं वो कैश के बदले भी इश्यू होते हैं। शेयर्स कैन बी इश्यूड अगेंस्ट कैश। कंपनी कहती है कि आप हमें पैसा दो और उसके बदले में आपको शेयर इशू कर देंगे। या शेयर्स कैन बी इश्यूड अगेंस्ट कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब कैश के अलावा किसी और पर्पज के लिए भी शेयर इशू किया जा सकता है, जैसे कि फॉर परचेज ऑफ बिजनेस या फॉर परचेज ऑफ ए पर्टिकुलर असेट। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई असेट खरीदते हैं और उसके बदले में अपनी कंपनी के शेयर दे देते हैं, ठीक है सर। तो पहले हम इसमें बात करेंगे, ये जो हमारा टॉपिक है ये वाला, ये दो सिचुएशन, ये मैं बता रहा हूँ, इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, है ना सर। शेयर्स यहाँ पर कैश में इश्यू हो रहे हैं और वो कैश या तो इंस्टॉलमेंट में लिया जाएगा या लमसम में लिया जाएगा, ठीक है। तो पहले बेटा इसमें केस करेंगे कौन सा, जब पैसा इंस्टॉलमेंट में लिया जाता है। तो when shares are payable in installment, when shares are payable in installment, अगर शेयर्स इंस्टॉलमेंट में पे होते हैं तो क्या होगा। तो बेटा इसमें डिफरेंट स्टेज होती है। इसमें एक स्टेज होती है एप्लीकेशन, ठीक है सर। मैंने बताया कि इसमें क्या होता है कि जो बायर है जिसको शेयर खरीदने हैं, पहले वो एक एप्लीकेशन फॉर्म भरता है और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कुछ पैसे जमा कर देता है ना सर। तो इसमें पहला होता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्योंकि जो बंदा एप्लीकेशन देगा उसको साथ में कुछ पैसे देने होते हैं। उसके बाद सर फिर लेते हैं डिसीजन ऑन एप्लीकेशन मनी, ठीक है सर। जो एप्लीकेशन मनी है उस पर फिर डिसीजन लिया जाता है कि जो एप्लीकेशन मनी आई है उनमें से किन लोगों की एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी और किन की एप्लीकेशन अगर कैंसिल हो गई है तो उनका पैसा वापस करना पड़ता है। अगली बेटा जो स्टेज होती है वो होती है अलॉटमेंट, ठीक है सर। इसमें क्या होता है बेटा, मेक अलॉटमेंट ड्यू, मेक अलॉटमेंट ड्यू, और उसके बाद क्या होता है बेटा, रिसीव अलॉटमेंट मनी, रिसीव अलॉटमेंट मनी। जिन लोगों की एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, लाइक 1000 शेयर्स के लिए आपने अप्लाई किया था और आपको 2 रुपए के हिसाब से पेमेंट करनी थी अभी आउट ऑफ 10, तो 2000 रुपए की आपने पेमेंट कर दी। फाइनली कंपनी बोलती है कि हम आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं, तो 10 रुपए में से 2 रुपए आप पे कर चुके हो, ऐसा करो 5 रुपए की और पेमेंट कर दो। एक डेट आपको बता देंगे, वो पहले से प्रॉस्पेक्टस में मेंशन हो जाती है कि भाई अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी तो इस डेट से पहले आपको फिर 5 रुपए आपको जमा करने पड़ेंगे। तो जैसे ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है, यहाँ पर सर अगर यहाँ पर डिसीजन ले लिया गया है कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी, तो इमीडिएटली उसी वक्त आपकी अगली अमाउंट ड्यू हो जाती है और कंपनी अगली अमाउंट को एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर लेती है, ठीक है। इसको ये समझो कि मैंने आपको बोला कि मैं एक पेन बेचने जा रहा हूँ, लेकिन ये पेन 10 रुपए का है और आपको खरीदना है, तो इसके लिए पहले कुछ एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी। आपका पैसा आने के बाद फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मैं आपको एक पेन दूँ या ना दूँ। तो आपने कहा ठीक है सर, आपने इस पेन के लिए क्या करा सर, 2 रुपए की पेमेंट कर दी, एप्लीकेशन मनी हो गई है। मैंने एप्लीकेशन मनी आने के बाद आपके बारे में आपके जो डॉक्यूमेंट थे उसको मतलब वेरीफाई किया, सब कुछ चेक करने के बाद डिसाइड किया कि आपको पेन दे दिया जाएगा। तो मैंने आपको लेटर लिखा, मैंने कहा आपको बधाई हो, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, ऐसा करो 5 रुपये और दे दो। आपने कहा ठीक है, एक डेट होगी उससे पहले आप दे दोगे।
तो जैसे ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है उसी वक्त हम अलॉटमेंट को ड्यू कर देते हैं। तो ये एक्रूवल बेसिस पे काम हो रहा है। ड्यू होने के बाद फिर क्या होगा सर, एक पर्टिकुलर डेट से पहले अलॉटमेंट के पैसे कंपनी के पास पहुंच जाएंगे। अगर डिफॉल्ट होगा तो क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल मान लीजिए अलॉटमेंट ड्यू हुई और आपने वो 5 रुपये भी दे दिए, तो 2 रुपये दे दिए थे एप्लीकेशन पे, 5 रुपये दिए अलॉटमेंट पे, उसके बाद भी 3 रुपये बाकी हैं। तो फिर बेटा यहाँ से होता है आपका कॉल, ठीक है सर, फिर होता है कॉल। फिर आप क्या करते हैं सर, कॉल मनी को ड्यू करते हैं, मेक कॉल मनी ड्यू। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बाद जो पैसे बच जाते हैं उसको हम कॉल मनी बोलते हैं, मेक कॉल मनी ड्यू। और उसके बाद क्या होता है बेटा, रिसीव कॉल मनी। फिर आप कॉल मनी को रिसीव करते हो। तो 2 और 5 7 रुपये अगर आप मांग चुके हो तो 3 रुपये के अमाउंट को कॉल मनी बोला जाएगा। वो फिर पर्टिकुलर डेट पे ड्यू होगी, उसके बाद फिर एक डेट से पहले आपको उसकी पेमेंट करनी होती है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से पेमेंट है और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ्लो ऑफ कैश होगा। कॉल को आप फर्दर डिवाइड भी कर सकते हो, लाइक 3 रुपये या तो आप एक ही बारी में मांग लो। अगर बाकी बचे हुए 3 रुपये एक बारी में मांग लेते हैं तो उसको बोलेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, राइट सर। बाकी बचे हुए 3 रुपये कैसे, 2 रुपये की एप्लीकेशन, 5 रुपये की अलॉटमेंट, 7 हो गया सर। 3 रुपये जो बचे वो कंपनी एक ही बारी में मांग लेगी, तो उसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोलेंगे, राइट सर। और अगर क्या होगा सर, अगर कंपनी कहती है कि 3 रुपये की कॉल है, इसमें से भी 1 रुपये अभी दे दो, 2 रुपये जो होगा वो 1 महीने बाद देना, तो कॉल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 रुपये अलग, 2 रुपये अलग। तो जो पहले 1 रुपये मांगा है उसको बोलेंगे फर्स्ट कॉल, और फिर जो 2 रुपये मांगी है उसको बोलेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। अगर 3 रुपये एक बारी में मांगेगी तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बट कॉल को डिवाइड कर दिया है, 1 रुपये पहले और फिर 2 रुपये बाद में, तो 1 रुपये को फर्स्ट कॉल बोलेंगे, फिर उस जो 2 रुपये होगा उसको सेकंड एंड फाइनल कॉल बोलेंगे। या 3 रुपये को 3 पार्ट में बांट दिया, 1 रुपये 1 रुपये 1 रुपये, तो पहले को बोलेंगे फर्स्ट कॉल, दूसरे को बोलेंगे सेकंड कॉल, और तीसरी को बोलेंगे थर्ड एंड फाइनल कॉल। और जितनी पार्ट में डिवाइड हो जाएगा कॉल्स की एंट्री उतनी बार क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। लाइक फर्स्ट कॉल ड्यू, पहले फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, फिर फर्स्ट कॉल को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, फिर सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे एक टाइम गैप के बाद, फिर उसको रिसीव करेंगे, फिर थर्ड कॉल को क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, फिर क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। इस तरीके से आपके फेसेस बढ़ते जाएंगे, तो आपकी जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो भी आपकी बढ़ती जाएगी, राइट सर। तो ये सारे डिफरेंट स्टेजेस हैं। अब इस पे जनरल एंट्री कैसे होती है, अब हम उस हिस्से पे आ जाएंगे। कुछ भी आपको नोट करना हो आप कभी भी वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। चलिए सर, अब यहाँ से अगर हम आगे बढ़े बेटा, चलिए यहाँ से बेटा अगर हम आगे बढ़े तो अब यहाँ से हम जनरल एंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है सर। अल्टीमेटली सर अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग है लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, और लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है तो किसी भी लैंग्वेज के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है। तो जो अकाउंटिंग बुक्स होती हैं वो जनरल एंट्री के माध्यम से कम्युनिकेशन करती है। तो रिकॉर्डिंग और ट्रांजैक्शन इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी अकाउंटिंग प्रोसीजर, राइट सर। बाकी इसी के बेसिस पे ट्रायल बैलेंस बनता है, लेजर बनता है, ये सब आपको पता ही है। तो जनरल एंट्री बेटा पहला केस लेते हैं इसमें, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। सबसे पहले बेटा एप्लीकेशन की बात करेंगे, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो पहला केस होता है व्हेन एप्लीकेशन मनी इज रिसीव्ड। जब एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाएगी तो क्या होता है सर, इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंपनी के पास पैसा आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है सर। तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे, और टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मतलब क्या करें, कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू करा कि भाई हम 1 लाख शेयर इशू करने जा रहे हैं, 10 रुपये का एक शेयर होगा, जिसको खरीदना है वो लोग अप्लाई करो, और जितने शेयर खरीदोगे उसके ऊपर 2 रुपये के हिसाब से आपको अमाउंट देना पड़ेगा शुरू में एडवांस में, जिसको हम एप्लीकेशन मनी बोलेंगे। तो सर 1 लाख शेयर इशू करे हैं तो पब्लिक से कई लोगों ने अप्लाई किया। रामलाल ने अप्लाई करा, उसने बोला मुझे 1000 शेयर खरीदने हैं, उसने 1000 × 2
2,000 रुपये कंपनी के पास पे कर दी, तो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। किसने दिया है? वो रामलाल ने दिया है। ऐसे श्यामलाल था, हीरालाल था, सोनू, मोनू, चीनू, बहुत सारे लोग हैं। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी के पास अगर पैसा आ रहा है तो कंपनी नॉर्मली एंट्री क्या बनाएगी? कंपनी के पास अगर श्यामलाल से पैसा आया है तो कंपनी को एंट्री करनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू श्यामलाल। पर ना जाने ऐसे कितने सारे बंदे होंगे सर, तो क्या बार बार एंट्री बनेगी बैंक टू श्यामलाल, बैंक टू क्या नाम है रामलाल, बैंक टू सोनू, बैंक टू चीनू, बैंक टू मीनू? ऐसे नहीं होता। कंपनी क्या करेगी? सभी बंदों का एक सेपरेट अकाउंट खोल लेगी और रामलाल, श्यामलाल, हीरालाल, सोनू, मीनू, चीनू ना लिखने के बजाय उन सबका एक सिंगल अकाउंट खुलेगा, जिसको हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बोलेंगे। ऑल्दो हर बंदे का इंडिविजुअल लेजर ओपन होता है, लेकिन ट्रांजैक्शन की जब रिकॉर्डिंग होती है तो सिंगल कर देते हैं। कि जैसे आप फर्स्ट ग्रुप में सेल्फ बैलेंसिंग लीडर का चैप्टर आपने पढ़ा था, जैसे कई बार इंडिविजुअल डेटर होते हैं ना, उसके बदले एक डेटर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट ओपन कर लेते हैं, वही काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो बैंक टू श्यामलाल, हीरालाल, सोनू, चीनू, मीनू ना लिख के क्या लिख दिया? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है सर। तो यहाँ पर अमाउंट कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, कितनी एप्लीकेशन आई है टोटल। अब अगर सर कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए हैं तो एप्लीकेशन भी 1 लाख आएगी सर? जरूरी नहीं। कंपनी तो 1 लाख शेयर की सप्लाई कर रही है कि 1 लाख शेयर खरीद लो, हो सकता है डिमांड कितने की आ जाए सर? 1,20,000 की आ जाए। तो जितने की एप्लीकेशन आएगी पहले वो आपको यहाँ पे लिखनी है, उसके मल्टीप्लाई कर देनी है किससे? एप्लीकेशन मनी पर शेयर से, कि आप पर शेयर पे कितना पैसा मांग रहे हो एज एप्लीकेशन अमाउंट। ये बेटा पहली एंट्री होगी इसकी। ठीक है सर। दूसरा बेटा क्या होगा? एक्सेप्टेंस और क्या करेंगे सर? और रिजेक्ट एप्लीकेशन। अब क्या किया जाएगा सर? ये जिन लोगों से पैसा मिला उनके अकाउंट को पहले कंपनी ने क्रेडिट किया था, तो कंपनी ने एक तरीके से अभी अपनी लायबिलिटी एक्सेप्ट कर ली है कि भैया हमारे पास पैसा आया है, अब इन लोगों को जवाब देना है कि आपको शेयर मिलेगा या आपके पैसे वापस होंगे। तो जो लायबिलिटी यहाँ पर अराइज हुई उसको यहाँ पर अगली एंट्री में क्रॉस कर देंगे, क्योंकि अब इस लायबिलिटी पे डिसीजन होने वाला है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको कंपनी एक्सेप्ट कर लेगी, बल्कि ठीक है आपको शेयर्स मिल जाएंगे, तो उनका पैसा आप एप्लीकेशन से हटके कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा सर? वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जो लायबिलिटी थी अब वो कैपिटल में कन्वर्ट हो गई, है ना। ये किसका अमाउंट होगा सर? ये होगा एप्लीकेशन मनी एक्सेप्टेड। जिनकी एप्लीकेशन मनी एक्सेप्ट हो गई है उनके पैसे यहाँ लिख देंगे, राइट सर। कुछ लोग ऐसे होंगे सर जिसकी एप्लीकेशन मनी कंपनी वापस कर देगी, बोलेगी सॉरी हम आपको शेयर्स नहीं दे रहे। रीजन क्या होगा? या तो जब उनको वेरिफिकेशन की होगी तो उसमें दिक्कत हो गई होगी, या कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करे लेकिन एप्लीकेशन 1,20,000 की आ गई, तो कंपनी ने जो 20,000 एक्स्ट्रा आई थी उनको मना कर दिया, सॉरी बोल दिया कि भाई अभी शेयर आपको नहीं दे सकते, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी के हाथ में होता है कि किसको रीजन देना है, किसको शेयर देना है, किसको शेयर नहीं आपको देना है। तो जिनको नहीं देना है बेटा टू बैंक अकाउंट, ठीक है, तो रिफंड ऑफ मनी ऑन एप्लीकेशन रिजेक्टेड। जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है बेटा, जिनकी एप्लीकेशन हो जाएगी रिजेक्ट, उनके पैसे को यहाँ से क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। इसके बाद बेटा अगला स्टेज होगा आपका अलॉटमेंट का। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अब सर अलॉटमेंट की बात करेंगे। अलॉटमेंट क्या होगा सर? मतलब जिनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है अब उनसे फर्दर पैसा मंगाया जाएगा कि भाई 10 रुपये का शेयर था, आपने 2 रुपये भी दे दिए ना, तो बाकी पैसे भी आपको इस तरीके से दे रहे आपको देने होंगे। और इस दौरान कंपनी क्या करती है? शेयर होल्डर को एक शेयर होल्डर सर्टिफिकेट, एक शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देती है, राइट सर। तो शेयर सर्टिफिकेट इशू करते ही वो एक तरीके से डॉक्यूमेंट हो जाता है जो शेयर होल्डर के लिए प्रूफ होता है कि आप हमारी कंपनी के जो शेयर होल्डर है वो बन चुके हैं। तो कंपनी अब अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी। यहाँ से अब क्या होगा? एक्रूल बेसिस स्टार्ट हो जाता है कि पहले इनकम को ड्यू करेंगे कि इनसे इतना पैसा लेना है, फिर बाद में उसको रिसीव किया जाएगा, ठीक है सर। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का मतलब होता है बांटना, अलॉट का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। यहाँ पर क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? यहाँ पर शेयर सर्टिफिकेट
डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसी दौरान कुछ पैसे मंगाते हैं। तो उसमें पहली एंट्री होगी मेक अलॉटमेंट मनी ड्यू। यहाँ पर हम अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेंगे, और जब अलॉटमेंट मनी को ड्यू करेंगे प्यारे बच्चों, तो उसकी एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है सर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ एप्लीकेशन एक्सेप्टेड, जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है बेटा, क्या बोल सकते हैं नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, जितने शेयर अलॉट हो गए, बात एक ही है, इनटू अलॉटमेंट मनी पर शेयर। इसकी अलॉटमेंट मनी पर शेयर से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। अगेन ये पैसा मंगाया जा रहा है बेटा, किससे मंगा रहे हैं? ये पैसा मंगा रहे हैं सोनू से, चीनू से, मीनू से, जिनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी उनसे पैसा मांगेंगे अब, तो वो हमारे डेटर हो गए हैं, तो डेटर को डेबिट करते हैं ना, बट इंडिविजुअल अकाउंट नहीं खोलते, तो सबके बदले एक सिंगल अकाउंट खोल लेते हैं, जिसको हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से जानते हैं। अब ये पैसा सर हम मंगा रहे हैं और सर ये कैपिटल है, हमने एक्चुअल बेसिस पे अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर दिया कि इनसे इतना पैसा आना है। नहीं आएगा तो क्या होगा सर, उसके लिए बाद में देखेंगे कि पैसा ड्यू होने के बाद नहीं रिसीव होगा तो क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे आगे सीखेंगे। ठीक है सर। उसके बाद 20 है रिसीव अलॉटमेंट मनी। अब क्या करेंगे बेटा, अलॉटमेंट मनी को रिसीव करेंगे। रिसीव करेंगे तो कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट है ना सर, ये सारी एंट्री कंपनी की बुक्स में हो रही है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा किससे आया? श्यामलाल, रामलाल, चीनू, मीनू, सबसे आया सर। अगेन टू श्यामलाल, चीनू, मीनू नहीं लिखेंगे, इनका पहले सिंगल अकाउंट खुला था एज ए डेटर, उसी अकाउंट को यहाँ पर खत्म किया जाएगा, तो लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है बेटी। इसके बाद सेम प्रोसीजर बेटा, अलॉटमेंट के बाद अगला फेज क्या होता है बेटी? कॉल का। एट द टाइम ऑफ कॉल, ठीक है, इसमें बेटा सेम होगा, मेक कॉल मनी ड्यू, मेक कॉल्स ड्यू। अब पहले कॉल ड्यू करेंगे। कॉल एक भी हो सकती है, इसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोलेंगे, या दो भी हो सकती है, तो फर्स्ट वाली फर्स्ट कॉल, सेकंड वाली सेकंड एंड फाइनल कॉल। एंट्री वैसे ही होगी। अभी मान लो सर एक ही कॉल है, तो मैंने लिखा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अगर ये आखिरी है तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ना, आखिरी होगी तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल। अब बेटा इस एंट्री में और इस एंट्री में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर अलॉटमेंट के पैसे मांग रहे हैं, ड्यू कर रहे हैं, यहाँ पर कॉल के पैसे ड्यू कर रहे हैं, तरीका वही है, राइट सर। जो यहाँ पर नाम आया था अलॉटमेंट का, यहाँ पर नाम आ गया है कॉल का। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, रिसीव कॉल मनी, फिर कॉल मनी को रिसीव किया जाएगा, और उसको रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, तो ये वो सारा प्रोसीजर है जब हम शेयर्स को इंस्टॉलमेंट में रिसीव करते हैं, उसके पैसे को इंस्टॉलमेंट रिसीव करते हैं, चाहे इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, चाहे प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, जब जिनमें एंट्री ऐसी होगी। अगर क्वेश्चन में बता रखा है कि इक्विटी शेयर इशू किया है या प्रेफरेंस शेयर इशू किया है, तो जहाँ जहाँ मैंने शेयर लिखा है उस शेयर शब्द के आगे आपको इक्विटी लगाना पड़ेगा। जैसे बोलेगा इक्विटी शेयर इशू करें तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पर भी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल, जहाँ जहाँ शेयर वर्ड है उस शेयर वर्ड के आगे इक्विटी लगाना पड़ेगा। और अगर प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ शेयर वर्ड लिखा है उसके आगे प्रेफरेंस शेयर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको नोट करते हैं, और फिर इसके बाद इसमें क्वेश्चन कराता हूँ और डिफरेंट केसेस लेके उसकी जनरल एंट्री कैसे बनती है वो हम देखेंगे, और फिर उसके बाद उसका बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे होगा वो हम देखेंगे, और फिर आज का लेक्चर कंप्लीट होने के बाद अगले लेक्चर में हम फॉरफिचर क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। चलो पहले ये करो, फिर अभी आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, अब यहाँ से आगे देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटी बनाते हैं।
चलो जी, तो लेट अस टेक अ क्वेश्चन और उसके फिर हम डिफरेंट केसेस बनाएंगे और बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन भी देखेंगे। तो कुछ इस तरीके से है, मान लीजिए कहता है एक्स लिमिटेड इश्यूज या एक्स लिमिटेड हैज ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल of 1 lakh equity shares of ₹10 each। ठीक है सर, एक कंपनी है उसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए की है। अब ये ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है बेटा, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, पहले पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ और फिर इसको सॉल्व करेंगे और इसको डिटेल में समझेंगे। इट इशूड 10,000 equity shares at par payable as follow। ठीक है सर, कैसे कैसे कहता है एप्लीकेशन पे 2 रुपए दे रहे हैं। ठीक है, अलॉटमेंट पे सपोज कहता है कि 6 रुपए देने, फर्स्ट कॉल पे 1 रुपए देना है और कहता है बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, बाकी फाइनल कॉल पे देना है सर। ठीक है, उसके बाद कहता है एप्लीकेशंस were received for 12,000 shares and company rejected applications totaling for 2,000 shares। ठीक है सर, कह रहा कि एप्लीकेशन इश्यू करी हमने, शेयर इश्यू करे थे 10,000, 12,000 की एप्लीकेशन आई, कंपनी ने 2,000 शेयर की एप्लीकेशन कर दी रिजेक्ट कि भाई हमने 10,000 इश्यू करे हैं तो वी कैन अलॉट 10,000 शेयर्स ओनली। तो 2,000 कट जाए बेटा, मना। कहता है शो जनरल एंट्रीज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। शो जनरल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है बेटा, कुछ केस आपको बोलेंगे। तो पहला केस क्या बोला है सर, ऑल अमाउंट रिसीव्ड ऑन टाइम। ठीक है सर, कह रहा है सारा का सारा पैसा आपको टाइम पे मिल गया। बी सर, ऑल अमाउंट received except all amount received except final call money on 1,000 shares। कह रहा सारा पैसा मिल गया लेकिन फाइनल कॉल पे 1000 शेयर का पैसा नहीं आया। तीसरा कहता है ऑल अमाउंट was received, all amount was received, but Mr. Verma did not pay his first call money on 500 shares, but he later paid it with final call। मिस्टर वर्मा ने 500 शेयर के ऊपर अपनी फर्स्ट कॉल की अमाउंट नहीं दी और बाद में जब फाइनल कॉल के पैसे मांगे तो उसने फर्स्ट कॉल के पैसे भी दे दिए। डी वाले केस में कहता है
मिस्टर शर्मा, एक दूसरा शेयर होल्डर बेटा मिस्टर शर्मा, हु होल्ड्स 2000 shares, pays his both calls in advance at the time of allotment money. ठीक है सर, उसने अलॉटमेंट के ही पैसे जो थे वो बेसिकली उसने मुझे एडवांस में दे दिए। ओके सर, आगे क्वेश्चन में कहता है, ये डी वाला केस हो गया आपका, और फिर क्वेश्चन में आगे आपको कहता है ई वाला केस सर। ई वाला केस, मिस्टर शर्मा, चलो और कोई बंदा ले लेते हैं बेटा, मिस्टर मिश्रा ले लेते हैं, who holds 2000 shares, pays his final call in advance at the time of फर्स्ट कॉल। फिर आगे क्वेश्चन में कहता है द फाइनल कॉल वाज नॉट येट ड्यू बाय एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब जिस ईयर के लिए बात हो रही है उस साल के एंड तक फाइनल कॉल अभी ड्यू नहीं। ओके बेटे, ये क्वेश्चन है, तो पहले आप फटाफट से क्वेश्चन लिख लीजिए और फिर मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करूँगा। तो मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, या आप वीडियो पॉज करें और इसको फटाफट से नोट करें। पांचों केस में जनरल एंट्री देखेंगे और इन पांचों केस में बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे होगी वो भी हमने सीखना है। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए, आई गेस आपने नोट कर लिया है, या वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं बेटे। तो हम केस 1 की पहले एंट्री करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। कहता है एक्स लिमिटेड हैज ऑथराइज शेयर कैपिटल। बेटा ये ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है? बेटे ऑथराइज शेयर कैपिटल या ऑथराइज शेयर्स का मतलब होता है मैक्सिमम शेयर्स। कंपनी कितने शेयर इशू करती है? क्या कंपनी के शेयर इशू करने की जो एबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है? क्या कंपनी जितने मर्जी शेयर चाहे सर उतने इशू कर सकती है? नहीं सर, कंपनी अपने डॉक्यूमेंट में, जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, उसमें बताती है कि हम अपनी लाइफ टाइम में सपोज 2 लाख शेयर इशू करेंगे, तो 2 लाख से ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती। अगर 2 लाख से ज़्यादा शेयर इशू करना चाहता है तो उसको अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अमेंड करना होता है। अमेंड करने के लिए सर कुछ प्रोसीजर होता है, वो लीगल प्रोसीजर उसको फॉलो करना पड़ता है ना। एमसीए के पास जाती है वो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए। वो एमसीए को अप्लाई करती है और फिर जो एमसीए है वो प्रोसीजर बताता है और उस तरीके से आप अपनी ऑथराइज कैपिटल को अमेंड कर सकते हो, मतलब शेयर बाद में बढ़ा सकते हो। खैर वो एक अलग इशू है, अगेन सर वो उसके लिए प्रोसीजर क्या होता है वो कंपनी लॉ का मैटर है। फिलहाल अगर अभी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर सकती है, तो ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा शेयर कंपनी इशू नहीं कर सकती। 1 लाख इक्विटी शेयर है बेटा, है ना। 1 लाख इक्विटी शेयर से ऑथराइज शेयर कैपिटल या बोल सकते हैं इक्विटी, यहाँ पर इक्विटी बढ़ देते हैं 10 रुपये का। अभी कंपनी ने 1 लाख में से 10,000 शेयर इशू करे, पार पे इशू है। पार पे इशू करने का क्या मतलब है कि 10 रुपये का शेयर मार्केट में 10 रुपये पे ही इशू हुआ है। कभी कभार कंपनी 10 रुपये का शेयर जो होगा उसको महंगे रेट पर इशू कर देती है, कहती है लाइक 15 में ऐसे क्या करो सर परचेज कर लो।
तो 10 रुपये का शेयर जब 15 में इशू होगा तो उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो प्रीमियम वाले केस में कैसे एंट्री होगी वो हम सेकंड लेक्चर में करेंगे। और कभी कभार ऐसा होता है 10 रुपये का शेयर 9 रुपये में इशू हो जाएगा, 1 रुपये कम में, तो उसको बोलेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। लेकिन जो कंपनी एक्ट 2013 है वो अब डिस्काउंट पे शेयर इशू करने की परमिशन नहीं देता, कहता शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं होंगे। लेकिन इन केस ऑफ स्वीट इक्विटी शेयर्स, ये कौन से होते हैं? जो कंपनी अपने एम्प्लॉय को इशू करती है। अगर कंपनी शेयर्स अपने एम्प्लॉय को इशू करती है तो वो शेयर डिस्काउंट पे दिए जा सकते हैं। बाकी उसके अलावा जो पब्लिक इशू होता है शेयर्स का वो डिस्काउंट पर नहीं होता, है ना। अभी हम केवल पार वाला केस कर रहे हैं। पार वाले केस का मतलब है जितने की फेस वैल्यू होगी शेयर की, फेस वैल्यू बोलते हैं या बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू, कि 10 रुपये का शेयर उस पर लिखा होगा, डॉक्यूमेंट पे लिखा होगा कि ये 10 रुपये का शेयर है और ये आपको 10 रुपये में ही बेचा जा रहा है, ठीक है सर, उसको पार बोलते हैं। पार का मतलब होता है इक्वल वैल्यू, राइट सर। तो 2 रुपये एप्लीकेशन पे देने हैं, अलॉटमेंट पे बेटा कितना देने हैं? अलॉटमेंट पे 6 रुपये देने हैं, फर्स्ट कॉल पे 1 रुपये है, बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, बाकी जो बचेगा वो फाइनल कॉल पे देने हैं। तो पहले ये बताओ बचा कितना सर? 10 में से 2 रुपये एप्लीकेशन पे दिए, यहाँ पर 6 दिए, अलॉटमेंट पे 8, यहाँ पर 1 दिया, 9, अल्टीमेटली 1 रुपये बच गया फाइनल कॉल का। एप्लीकेशन 12,000 की आई, इश्यू करे थे 10,000 के, 2,000 मना कर दिया कंपनी ने, और सर 5 सिचुएशन आपको बता रखी है। पहली सिचुएशन है सारा का सारा पैसा टाइम पे मिल गया, मतलब एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल सारा पैसा टाइम पे मिल गया सर, है ना सर। तो बेटा इस सिचुएशन में कैसे करेंगे? चलो बेटा एंट्री देख लेते हैं बेटा। अच्छा, जनरल एंट्री करने का ना पूरा फॉर्मेट होता है, वो आपने क्लास 11th में सीखा होगा सर। जिससे पहले लिखते हैं डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, फिर हर एंट्री के बाद नरेशन भी लिखनी होती है। तो मैं भी फॉर्मेट तो नहीं बना रहा, केवल एंट्री आपको सर मैं लिख के आ जा रहा हूँ। बाकी नरेशन में बीइंग लगा के आपको लिख देना है, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट रिसीव्ड, वो इस तरीके से आपको लिखना होता है। बस नरेशन लिखनी जरूर है, नहीं लिखोगे तो उसके मार्क्स वगैरह करते हैं। तो पहले केस में बेटा फर्स्ट एंट्री, मैंने कहा था डिफरेंट स्टेज होती है, एप्लीकेशन की स्टेज होती है पहले, फिर अलॉटमेंट की होती है, फिर कॉल पे होती है। हर स्टेज पे 2-2 एंट्री है। एप्लीकेशन में 2 एंट्री होगी, रिसीव करेंगे, फिर डिसीजन लेंगे क्या करना है। अलॉटमेंट पे 2 एंट्री होगी, ड्यू करेंगे, रिसीव करेंगे। कॉल पे 2 एंट्री होगी, पहले कॉल को ड्यू करेंगे, फिर कॉल को रिसीव करेंगे, राइट सर। देखो सर, तो पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन मनी आने की, तो ये एंट्री होती है पहले बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है बेटा। मैं थोड़ा शॉर्ट पर लिख रहा हूँ, पेपर में पूरा लिख के आना है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एंट्री किस पर होती है सर? कि एप्लीकेशन आई कितनी? एप्लीकेशन आई है बेटा 12,000, जिसमें से 2,000 हमने मना कर दिए। तो फिलहाल तो सर 12,000 की एप्लीकेशन आ रही है सर, आने दो, क्योंकि सर ये डिफरेंट डेट पे आती है ना, तो आने दो सर, हमें क्या पता कि लोग अप्लाई वगैरह कितने कर रहे हैं। तो 12,000 आया सर। इसके बाद क्या करेंगे बेटा? 12,000 के बाद कितने देने हैं आपको? 2 रुपये। तो 12 × 2, इसका अमाउंट हो जाएगा 24,000, तो 24,000, ठीक है सर। अच्छा, एग्जाम में ब्रैकेट में ये भी आपको लिख के नहीं आना, ये 12 × 2 लिख के नहीं आना है आपको, सीधे फाइनल अमाउंट और कॉलम में आ जाती है, ये लिखने के भी मार्क्स करते हैं। नरेशन क्या लिखोगे इसकी? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 12,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 पर शेयर, ठीक है बेटा। नरेशन भी मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, फिर बीइंग लगा के आप कुछ भी लिख दो, बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड, वापस चले जाएगा। अब बेटा क्या करेंगे? ये जो एप्लीकेशन मनी आई जो हमने ऊपर क्रिएट किया, इसी को नीचे डेबिट करेंगे पहले। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 24,000। अब इसमें से बेटा हम क्या करेंगे? इसमें से हम डिसीजन लेंगे अब किनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होनी है और किसकी एप्लीकेशन मनी रिफंड कर देंगे। तो कहता है 12,000 आई थी, 2,000 हमने मना कर दी, इसका मतलब 10,000 एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, ठीक है सर। तो जो एक्सेप्ट हो जाएंगी उसको लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में बता रखा है इक्विटी शेयर है, तो जहाँ जहाँ शेयर्स हैं उसके आगे भी क्या लिख दे रहा हूँ? इक्विटी। ये कितना बेटा? 10,000 × 2 20,000। और फिर यहाँ से क्या लिखोगे बेटा? 2, जिसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई, 2,000 एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई है, तो इनका पैसा जो यहाँ पर आया हुआ था वो अब हम रिफंड कर देंगे। तो 2 बैंक अकाउंट, तो ये 2,000 × 2, ये 4,000 रुपये कंपनी वापस कर देगी। एडिट हो गया सर।
तो ये हमारा केस हो गया। ओके, एप्लीकेशन की 2 एंट्री हो गई। उसके बाद अगला स्टेज क्या होता है बेटा? अगले स्टेज में हम अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट ड्यू करने का क्या मतलब है? अब अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए जाएंगे। किन से मंगाएंगे? अलॉटमेंट के पैसे उनसे मंगाएंगे जिनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई है, राइट? जिसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुई उसे क्या बोलेंगे, तुम आगे के पैसे दे दो? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो क्योंकि हमने 10,000 शेयर ही क्या करे हैं, एक्सेप्ट करे हैं, तो अलॉटमेंट भी 10,000 शेयर के ऊपर ही मंगाई जाएगी। अब अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री क्या होती है? अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो 10,000 शेयर्स हैं और 6 रुपये के हिसाब से बेटा 10 × 6 हम 60,000 रुपये यहाँ पर उससे मंगाएंगे और टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है सर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल सेम अमाउंट यहाँ पर 60,000 की आ जाएगी। ये हमने लिख दिया ड्यू। इसकी आप नरेशन लिखोगे बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। ड्यू होने के बाद अब क्या होगा, पैसा रिसीव कर लेंगे सर। अभी तो कह रहा है सारा पैसे टाइम पे मिल गया तो अच्छी बात है। तो अगली एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये बेटा हमारी अलॉटमेंट ड्यू हो गई है। ड्यू होने के बाद रिसीव हो गई है 60,000 यहाँ पे, 60,000 की अमाउंट यहाँ पे नरेशन में लिख दोगे बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब क्या करोगे बेटा, जैसे अलॉटमेंट में हमने एंट्री करी थी सेम वैसे कॉल पे एंट्री होगी। अलॉटमेंट ड्यू हुई, अलॉटमेंट रिसीव हुई और फर्स्ट कॉल ड्यू होगी और फर्स्ट कॉल रिसीव होगी। तो बेटा फर्स्ट कॉल में कितने पैसे? 1 रुपये। तो लिखोगे इक्विटी शेयर। अब बेटा अलॉटमेंट के बदले क्या लिखोगे? फर्स्ट कॉल। तो 10,000 × 1, ठीक है बेटा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डॉट डेबिट वो कर देना है आपको और फिर ये इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है सर। सेम अमाउंट सर, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। अब क्या करेंगे इसके बाद बेटा? इसके बाद फिर इक्विटी की जो फर्स्ट कॉल थी उसको रिसीव करेंगे। रिसीव करने की सेम एंट्री बेटे। तो यहाँ पे लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट करने के बाद नीचे क्या लिखोगे? जो पहले ऊपर डेबिट किया था वो जो डेटर अपने रेज करे थे वो डेटर्स खत्म हो जाएंगे जैसे ही करेक्शन हो जाएगा। तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है सर, अकाउंट 10,000 सेम ऐसे बेटा। अब फाइनल कॉल की एंट्री होगी। फाइनल कॉल पे अगेन बैलेंस आपको बोला था, बैलेंस आपने 1 रुपये निकाल लिया था, है ना। 10 में से 2 रुपये, 6 रुपये, 1 रुपये लेस करने के बाद इसकी सेम एंट्री होगी बेटा। अलॉटमेंट के बाद की एंट्री सेम होती रहती है, ठीक है ना। ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, यही आपको चलता रहना। इसमें लिखोगे आप पहले ड्यू करोगे तो यू विल राइट इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, क्योंकि ये दूसरी कॉल भी है और फाइनल कॉल भी है। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितने बेटा? सेम 10,000 शेयर पे 1 के हिसाब से 10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब बेटा रिसीव कर लोगे एच बैंक अकाउंट डेबिट ड्यू बेटा। अब करोगे रिसीव बैंक अकाउंट डेबिट टू सेकंड एंड फाइनल कॉल और ये 10,000 रुपये यहाँ पर आपके रिसीव हो जाएंगे। तो ये बेटा हमारा फर्स्ट केस है, ठीक है सर। ये हमारा फर्स्ट केस है, इसको ध्यान से देखो, इसको नोट करो और फिर ये करने के बाद हम केस सेकंड में आएंगे सर। ये ABCD सर कौन से केस का है बेटा? ये फर्स्ट केस का है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैंने यहाँ पे ना ABC लिखा हुआ है तो आई कैन राइट इट कैपिटल A से कैपिटल B, कैपिटल C और कैपिटल D, ठीक है सर, कैपिटल D और एक कैपिटल E। तो यहाँ पर अभी हम जो केस कर रहे हैं बेटा वो हम कैपिटल A का केस कर रहे हैं, ठीक है सर। अभी फर्स्ट केस हो रहा है हमारा और मैंने इस तरीके से फर्स्ट केस में सारी एंट्री कर दी है। इसको नोट कीजिए, फिर केस B पे आएंगे। चलिए आप किसी भी टाइम वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अब सेकंड केस पे आऊँगा।
आप देखेंगे एप्लीकेशन पहले रिसीव होती है फिर बाद में ड्यू होती है, जबकि अलॉटमेंट और कॉल पे क्या होता है, ड्यू पहले हो रहे हैं और रिसीव बाद में हो रहे हैं। अब सर नेक्स्ट केस पे आते हैं। इसकी बैलेंस शीट भी बेटा बाद में बनाएंगे, सबकी बैलेंस शीट इकट्ठा बनाएंगे एक साथ। बी वाले केस में कहते हैं ऑल अमाउंट रिसीव्ड, सारा पैसा मिल गया, एक्सेप्ट फाइनल कॉल मनी ऑन 1000 शेयर्स। 1000 शेयर पे हमारे पास फाइनल कॉल के पैसे नहीं आए हैं, सारे बच्चे टाइम पे मिल गए। इसका ये मतलब है बेटा बी वाले केस में, अगर मैं केस बी पे आ गया हूँ, पहले पैसा सेम चलेगा कि एप्लीकेशन मनी मिली 12000 शेयर पे, 10000 एक्सेप्ट हो गई, 2000 रिफंड हो गई, 10000 पे अलॉटमेंट ड्यू करी, अलॉटमेंट रिसीव हुई, 10000 पे फर्स्ट कॉल ड्यू करी, फर्स्ट कॉल रिसीव करी, 10000 पे फाइनल कॉल ड्यू करी, 10000 पे फाइनल कॉल ड्यू करी। लेकिन जब फाइनल कॉल को रिसीव करने की बारी आई प्यारे बच्चों, तो 1000 शेयर पे पैसा नहीं आ रहा है। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारी रिसीविंग, यहाँ पर जो रिसीविंग होनी चाहिए थी वो रिसीविंग नहीं हुई है, पूरा पैसा नहीं आया है। तो बच्चों क्या किया जाएगा, आप देखें ध्यान से सर। एच आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, ड्यू करा है 10000 तो 10000 ही आना चाहिए, लेकिन सर माइनस करेंगे इसमें से क्या, 1000 शेयर्स पर फाइनल कॉल के पैसे नहीं मिलेंगे। तो 1000 शेयर पर कितनी फाइनल कॉल आनी चाहिए थी, अगर 1 रुपये की फाइनल कॉल है बेटा तो 10000 पे आप करोगे 1000 इंटू 1, 1000 इंटू 1 करोगे 1000 रुपये आ जाएगा, 10000 में से 1000 रुपये माइनस कर दोगे तो 9000 का अमाउंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है सर, बैंक अकाउंट डेबिट। जो 1000 रुपये नहीं आए बेटा उसका क्या करेंगे, जो 1000 रुपये नहीं आए हैं आप उसके लिए एक नया अकाउंट खोल सकते हो और उस अकाउंट का नाम होगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट। कितना बेटा 1000 है ना। बैंक अकाउंट में केवल 9000 है क्योंकि 1000 शेयर पर 1 रुपये नहीं आए, 1000 रुपये जो नहीं आया उसको डाल देंगे कॉल्स इन एरियर में, और ऐसा करने से 2 फिर जो ये इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट किया था उसी को यहाँ पर क्या कर देंगे, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, इसको यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे 10000 से। जो पैसा नहीं आया उस पैसे को हम कॉल इन एरियर अकाउंट में डेबिट कर देंगे। पर क्या ये करना मैंडेटरी है बेटा, ये करना मैंडेटरी नहीं होता। आप इसी एंट्री को सर, इसी एच एंट्री को आप ऐसे भी कर सकते थे ऑल्टरनेटिवली, मतलब इसको ऐसे भी किया जा सकता है। कैसे सर, इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप कॉल इन एरियर अकाउंट को ओपन ही मत करो, आप सिंपल एंट्री बनाओगे, आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट 9000 तो ऐसे आया, 10000 में से 1000 रुपये लेस करने के बाद ये डेबिट मत करो, और यहाँ पर लिखो 2 इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, कितना बेटा 9000। ठीक है सर, तो ऐसे एंट्री को आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ इस तरीके से करोगे तो क्या होगा, जो अकाउंट पहले डेबिट किया था इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, वही अकाउंट यहाँ क्या हो गया सर, सेम अमाउंट से क्रेडिट हो गया, तो ये अकाउंट पूरा क्लोज हो जाता है, लेकिन 1000 रुपये से एक नया अकाउंट क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम होगा कॉल इन एरियर। और अगर आप एच एंट्री को ऐसे ना बना के ऐसे बना दो बेटा, क्योंकि एच को या तो ऐसे करना है या ऐसे करना है, तो इसमें क्या होगा कि इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 10000 से डेबिट हुआ था, बट यहाँ क्रेडिट कितने से हुआ 9000 से, तो इसमें 1000 रुपये का बैलेंस बच जाएगा। 1000 रुपये का जो अनसेटल्ड बैलेंस है वो दिखाएगा कि वो कॉल इन एरियर है, राइट। तो कॉल अकाउंट में कुछ पैसे बच जाते हैं तो इसका मतलब वो कॉल इन एरियर है। तो चाहे ऐसे करो या ऐसे करो, आपकी मर्जी होती है। जहाँ क्वेश्चन में बोल देगा बाय ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट, ऐसे करना पड़ेगा, और जहाँ क्वेश्चन में सर नहीं बोलेगा विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट, फिर आप ऐसे करोगे। कई बार क्वेश्चन में बोलता ही नहीं है, मेजॉरिटी केस में बोलता ही नहीं है कि कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करना है या नहीं करना है, तो आपकी मर्जी है कैसे कर लो। लेकिन उस सिचुएशन में मैं तो इसको प्रेफर करूँगा, क्योंकि एक एंट्री बेकार में क्यों बढ़ाऊँ, है ना, मैं सीधा इस तरीके से एंट्री करता हूँ। तो आगे वाले केसेस में जहाँ पैसे नहीं आएंगे, मैं हो सकता है ये एंट्री ना लिखूँ और मैं इस तरीके से एंट्री कराऊँ। तो सेकंड केस में बस लास्ट वाली एंट्री चेंज हुई है, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, और फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करो, आराम से पूरा ढंग से नोट करना ताकि एंट्रीज आपको याद हो जाए, क्योंकि आज की क्लास ये बेसिक लेक्चर है
और आगे धीरे धीरे क्लासेस हमारी एडवांस होती जाएंगी। देखो इसको, इसके बाद केस 6 पे आएंगे। चलिए बच्चों, आई गेस आप लोगों ने कर लिया है, तो यहाँ से अब हम अगले केस पे आते हैं। केस नंबर सी में क्या बोलता है प्यारे बच्चों? केस सी में कहता है ऑल अमाउंट वाज रिसीव्ड, सारे पैसे मिल गए, वेरी गुड। मिस्टर वर्मा डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल मनी, मिस्टर वर्मा ने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए। कितने शेयर पे बेटा? 500 शेयर पर। जब 500 शेयर पर फर्स्ट कॉल देने की बारी आई, है ना, मतलब मिस्टर वर्मा वाज वन ऑफ द शेयर होल्डर, जिसको 10,000 में से 500 शेयर कंपनी ने दिए थे, उसने 500 शेयर पर अपनी फाइनल कॉल नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी। पर बाद में जब फाइनल कॉल की बारी आई तो उसने फाइनल कॉल के टाइम में फर्स्ट कॉल वाले पैसे नहीं दे दिए। तो सर चेंज कहाँ से हो रहा है इसमें? एक तो फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट हो रहा है, वो फर्स्ट कॉल पे पैसे नहीं दे रहा, बाद में उसको फाइनल कॉल में दे रहा है। तो सर सी वाले केस में क्या होगा? देखो कहाँ चेंज आएगा इसमें। पहले बेटा ये सेम रहेगा, है ना, कि ये एप्लीकेशन मनी आई 12,000 की, 10 एक्सेप्ट हुई, 2 ने मना कर दी, अलॉटमेंट ड्यू हुई, अलॉटमेंट रिसीव हुई, बैंक फर्स्ट कॉल ड्यू हुई। जब फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे तो फिर से वही बात, 10,000 का अमाउंट आना चाहिए था, लेकिन मिस्टर वर्मा जिसके पास 500 शेयर हैं, उसने 500 शेयर पर अपना अमाउंट नहीं दिया। तो सर फर्स्ट कॉल तो 1 रुपये की थी, तो 10,000 में से 500 माइनस कर दो बेटा, और ये 500 माइनस कर देंगे, इसको मैं 9,500 और यहाँ पर भी क्या लिखूंगा? 9,500 लिखूंगा। मतलब मैंने अब के बाद कॉल से एडर अकाउंट ओपन नहीं किया। आप चाहते हो ओपन करना तो बैंक अकाउंट 9,500 से डेबिट, कॉल से एरियर 500 से डेबिट, फिर यहाँ पूरा 10,000 आ जाएगा। दैट इज योर चॉइस, मैं ओपन नहीं कर रहा। अब क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट सेकंड कॉल के पैसे क्या करेंगे? ड्यू करेंगे। अब बच्चे के मन में डाउट आता है, सर सेकंड कॉल के पैसे जब ड्यू करेंगे तो क्या जो 500 नहीं मिले पहले उसको दोबारा ड्यू करेंगे? नहीं बेटे, ड्यू तो हम जिस समय जिसका टाइम आता है उसी का अमाउंट ड्यू करते हैं। लाइक अगर यहाँ पे फाइनल कॉल आई है तो यहाँ पर फाइनल कॉल को ही ड्यू किया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट कॉल ऑलरेडी पहले ड्यू हो चुकी थी इसी के अंदर ही। वो 500 रुपये वर्मा वाले ऑलरेडी यहाँ पर ड्यू हो चुके हैं, अगर दोबारा 500 जोड़ दोगे तो वो डबल ड्यू हो जाएगा। इसलिए सर सेकंड कॉल के टाइम में हम सेकंड कॉल का अमाउंट ही ड्यू करेंगे, जो पीछे पैसा नहीं मिला है हमें उससे मतलब नहीं है। अब कह रहा है जब बेटा रिसीविंग हुई, अब ये एंट्री बेटा मिटा देता हूँ क्योंकि ये तो केस नंबर बी की थी। जब रिसीव हुई प्यारे बच्चों, इसमें क्या होगा? रिसीविंग के टाइम में क्या होगा? एंट्री नंबर एच बनेगी। पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब सर यहाँ बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? जो फाइनल कॉल का ड्यू अमाउंट था 10,000 वो तो आया, वो तो मिला ही हमें, प्लस जो 500 रुपए पहले नहीं मिले थे, क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर वर्मा ने वो 500 रुपए फाइनल कॉल के साथ दे दिए, तो यहाँ पर हमारी रिसीविंग बढ़ जाएगी। 10,000 फाइनल कॉल की और 500 रुपए सिर्फ फर्स्ट कॉल की, यहाँ है 10,500। फिर 10,500 को बैफिडेट करना पड़ेगा। बोलोगे इसमें से जो 10,000 रुपए है वो तो फाइनल कॉल का ही अमाउंट है, तो जो डेबिट किया था सर वही यहाँ पर टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, यहाँ आ जाएगा 10,000 रुपए। और सर 500 रुपए और आए बेटा, ये 500 कौन से आए हैं? ये 500 आए हैं इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के, ये 500 शेयर आए हैं हमारे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल के, ठीक है। तो यहाँ पर पहले फर्स्ट कॉल अकाउंट 10,000 से डेबिट हुआ था, क्रेडिट केवल 9,500 से हुआ है, तो इस अकाउंट में 500 रुपए का डेबिट बैलेंस बच जाएगा। ये एंट्री होते ही वो 500 रुपए का डेबिट बैलेंस भी खत्म हो जाएगा। ओके, अगर आपने कॉल से एरियर ओपन किया होता, तो अगर आपने यहाँ पर कॉल से एरियर डेबिट किया था और बाद में वो एरियर रिसीव हो गया है, तो यहाँ पर एंट्री टू कॉल से एरियर के नाम से होती, क्योंकि यहाँ कॉल से एरियर डाल देते तो फिर ये अकाउंट 10,000 से क्रेडिट हुआ होता, फिर ये तो पूरा क्लोज आपका हुआ होता। नया अकाउंट जो 500 रुपए का कॉल से एरियर आपने डेबिट किया था वो फिर आपको यहाँ पे क्रेडिट में डालना पड़ता। ठीक है, नोट कर लो सर। उसके बाद केस डी मानेंगे। चलिए सर,
आई गेस आप कभी भी वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद केस नंबर डी में आते हैं सर। डी केस में क्या बोलता है? डी केस में कहता है मिस्टर शर्मा हु होल्ड्स 2000 शेयर्स। मिस्टर शर्मा जिसके पास कुल मिला के 2000 शेयर हैं, जिसके पास 2000 शेयर हैं मिस्टर शर्मा के पास, पेज हिज बोथ कॉल्स, उसने अपनी दोनों कॉल एडवांस में दे दी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। भाई मिस्टर शर्मा के पास बहुत पैसा था, जब उसकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है उसने पहले एप्लीकेशन में पैसे दिए होंगे, फिर उसके बाद खबर आई कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है, अब अलॉटमेंट के इतने पैसे बनते हैं वो आप दे देना। उसने क्या करा, अलॉटमेंट के पैसे तो दिए, लेकिन अलॉटमेंट के टाइम पर आके कॉल वाले पैसे भी एडवांस में दे दिए। ठीक है सर, उसने क्या बोला, भैया एडवांस में पैसा जो है वो मुझसे ले लो, बार बार पैसे मांगोगे, इतना समय नहीं है मेरे पास, और मेरे पास पैसा बहुत है तो मैं आगे के पैसे भी आपको एडवांस में देता हूँ। तो फर्स्ट कॉल जो भी ड्यू नहीं हुई, फाइनल कॉल जो भी ड्यू नहीं हुई, उससे पहले ही अलॉटमेंट पे उसने पूरा पैसा दे दिया। राइट सर। अब क्या करेंगे बेटा, केस डी में आ गए हैं। क्या किया जाएगा बेटा, जनरल एंट्री किस तरीके से चेंज होगी वो आप देखेंगे। पहले एंट्री सेम रहेगी, बैंक अकाउंट, एप्लीकेशन रिसीव हुई, एक्सेप्ट और कैंसिल हुआ, अलॉटमेंट ड्यू हुई, लेकिन जब अलॉटमेंट को रिसीव करोगे तो आपने जो 60,000 रुपये डेबिट किया था वो 60,000 तो आया ही, वो 60,000 तो आया ही, प्लस बेटा एक्स्ट्रा आ गया। एक्स्ट्रा किस बात की आ गई, मिस्टर शर्मा जिसके पास 2000 शेयर थे, इसने 2000 शेयर पर अपनी फर्स्ट कॉल के पैसे भी दे दिए और फाइनल कॉल के पैसे भी दे दिए। तो 60,000 में प्लस हो जाएगा 2000 शेयर पर 2 रुपए का अमाउंट। बेटा 2 रुपए कैसे हो गया सर, 2 रुपए ऐसे हुआ ना, उसने बोला दोनों कॉल एडवांस में दे दिए उसने, तो फर्स्ट कॉल का भी 1 रुपए, फाइनल कॉल का भी 1 रुपए, टोटल 2 रुपए दे दिए। तो 2 × 2 4 हो गया, 4 में 60 जोड़ देंगे बेटे, तो 60 + 4 ये हो जाएगा आपका 64,000। इस 64 में से 60,000 तो किसका है बेटा, 60,000 है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का। ये जो 4,000 है बेटा ये एक्स्ट्रा है, इसके लिए कंपनी एक नया अकाउंट क्रिएट करेगी जिसका नाम होगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, और ये 4,000 रुपये कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में जोड़ देंगे। और जब भी एडवांस में पैसा आएगा, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट करना मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। कॉल्स इन एरिया में तो ऑप्शन थे कि मैंने कहा या तो जो पैसा नहीं आ रहा था वो कॉल्स इन एरिया में डाल दो, है ना सर, और या विदाउट कॉल्स इन एरिया अकाउंट ओपन के काम चला लो। लेकिन जब एडवांस में पैसा आएगा प्यारे बच्चों, तो बेटा उस सिचुएशन में तो आपको एडवांस करना पड़ेगा। उसके बाद बेटा फर्स्ट कॉल ड्यू होगी। सर यहाँ ड्यू 10,000 से होगा या जो पैसा ऑलरेडी आ चुका है उसको माइनस कर देंगे? नहीं बेटा, ड्यू तो पूरी अमाउंट से ही होता है हमेशा। जब रिसीविंग की बात करेंगे बेटे, है ना, यहाँ से चेंज कर देता हूँ मैं। अब जब यहाँ से रिसीविंग करेंगे, ये हम चेंज करके करेंगे, मुझसे मैं फिगर चेंज कर सकता हूँ, पर चलो अभी क्या कर रहे हैं कि हम पूरी एंट्री कर देते हैं बेटे, ताकि किसी तरीके का डाउट ना हो। राइट सर। तो अलॉटमेंट ड्यू हुई, लेकिन जब अलॉटमेंट की रिसीविंग करी तो अलॉटमेंट की रिसीविंग पर आपको एक्स्ट्रा पैसा आया, वो एक्स्ट्रा पैसा मैंने कॉल इन एडवांस में डाल दिया सर। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल तो पूरी ईमानदारी से जितना आना चाहिए था वही करेंगे, 10,000 × 1, सर 1,000 आपका ड्यू हो गया। अब सर जब रिसीविंग करेंगे, रिसीविंग करते वक्त हमारे पास यहाँ कितना पैसा आएगा ये हमें समझना है। तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। तो बेटा क्या 10,000 रुपये पूरा आएगा? नहीं सर, जिस बंदे ने पहले पैसे दे दिए, जिसने पहले एडवांस दे दिया, क्या वो कॉल पे दोबारा पैसे देगा? सर ऐसा थोड़ी होगा। तो क्या करोगे बेटा, मिस्टर शर्मा के 2,000 शेयर थे, इसने 2,000 शेयर पे 2 रुपए दिए थे, 1 रुपये फर्स्ट कॉल का, 1 रुपये फाइनल कॉल का। अभी कौन सी ड्यू है बेटा, फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल का पैसा हटा दो। आप बोलोगे ये ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, तो 10,000 में से सर 2,000 माइनस हुआ, कितना हुआ बेटा, 8,000। तो यहाँ 8,000 ही आएगा। जब पैसा एडवांस पे कंपनी को मिल गया था ड्यू होने से पहले ही, तो कंपनी ने 4,000 की एक लाइबिलिटी क्रिएट कर ली थी। ये लाइबिलिटी अब फ्यूचर में सेटल होगी जैसे जैसे अमाउंट ड्यू होता रहेगा। जैसे सपोज मान लीजिए आप कोई सपोज कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं जो कहता है कि आपका 6 महीने का कोर्स है और आपको हर महीने की 10 तारीख को पेमेंट करनी है। आपने क्या करा, पहले ही महीने में सर एडवांस पेमेंट कर दी, तो हर महीने की 10 तारीख को वो ड्यू होता रहेगा। तो आपका जो एडवांस अमाउंट था
जो इंस्टीट्यूट के लिए एक लाइबिलिटी है वो हर तारीख को 10 तारीख को ड्यू होगा और धीरे धीरे वो लाइबिलिटी आपकी और कंपनी की जो लाइबिलिटी होगी वो धीरे धीरे खत्म होती रहेगी। तो बेटा यहाँ पर हमने क्या करा, पहले 2000 माइनस किया क्योंकि ये ऑलरेडी एडवांस में आ चुका है। जो 4000 यहाँ पे क्रेडिट किया था उसमें से 2000 की लाइबिलिटी हमने यहाँ खत्म कर ली। तो ये कॉस्ट इन एडवांस अकाउंट जब एडजस्ट होगा फ्यूचर में तो उसी को डेबिट करना पड़ता है। ठीक है बेटी, तो ये डेबिट किया मैंने 2000 रुपये से। अल्टीमेटली बेटा 8000 आया, 2000 एडजस्ट हुआ, अमाउंट टोटल हुआ 10000। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है सर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जो है ये आपका 10000 से ही जाएगा। EFG, इसके बाद बेटा फाइनल कॉल मांगेंगे। तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अगर बेटा पूरी ईमानदारी से पैसा ड्यू करना है यहाँ पर, तो 10000 शेयर पर 1 रुपये के हिसाब से अगेन यहाँ 10000 ही आएगा। फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10000। अब बेटा इसको रिसीव करेंगे, रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, 10000 ड्यू करा है हमने, पर क्या 10,000 ही आएगा? नहीं सर, जिसने पहले एडवांस में दे दिया वो आपके पैसे देगा, तो वो हटाओ। तो 2000 शेयर पर 1 के हिसाब से बेटा, तो 10 - 2 ये हो गया आपका 8000। तो 8000 का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा हमारा। और फिर वही जो लाइबिलिटी 4000 की हमने क्रिएट करी थी, 2000 की लाइबिलिटी यहाँ हमें सेटल करी और फिर 2000 यहाँ पर क्या करेंगे, हम लाइबिलिटी को सेटल करेंगे। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2000 और फिर अल्टीमेटली ये हो जाएगा सर टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो ये पूरा अमाउंट आपका 10000 से आ जाएगा। तो ये था हमारा केस नंबर डी। इसको भी नोट करेंगे, आराम से वीडियो पॉज करके देखो और फिर उसके बाद केस ई पे आते हैं। चलिए बच्चों, आई गेस ये भी आपने कर लिया है। तो अब मैं सीधे सीधे क्या करूंगा बेटा, सीधे सीधे अब मैं केस नंबर ई में आ जाता हूं। ई केस में क्या बोलता है बेटा, देखेंगे ध्यान से। डी केस के जैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। मिस्टर मिश्रा हु होल्ड्स 2000 शेयर्स, मिस्टर मिश्रा जिसके पास 2000 शेयर हैं, मतलब 10000 में से 2000 शेयर मिस्टर मिश्रा के पास अलॉट किए गए थे। उसने फाइनल कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया। कब सर? एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। अब की बार अलॉटमेंट पे एडवांस नहीं है, फर्स्ट कॉल के टाइम में एडवांस आ रहा है फाइनल कॉल के लिए, मतलब फर्स्ट कॉल के टाइम पे फाइनल कॉल का पैसा आ गया है। आगे क्वेश्चन में एक लाइन बोली बेटा, लाइन बोली है द फाइनल कॉल वाज नॉट येट ड्यू बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। इस ईयर के एंड तक फाइनल कॉल अभी कंपनी ने ड्यू ही नहीं करी है। जब फाइनल कॉल ड्यू ही नहीं करी है तो ना तो मुझे फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री करनी है, ना मुझे फाइनल कॉल को रिसीव करने की एंट्री करनी है। तो मेरी जनरल एंट्री सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल तक ही बनेगी। ठीक है सर, क्योंकि ये ड्यू नहीं हुई है। बाकी क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं था, तो हमने ये माना कि ये सारी ट्रांजेक्शन करंट ईयर में ड्यू हो गई, तो मैंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सारी एंट्री करके दिखाई है। पर जहाँ क्वेश्चन में खुद ही बोल दे कि भाई फाइनल कॉल ड्यू नहीं हुई, तो ना फाइनल कॉल ड्यू करोगे ना फाइनल कॉल रिसीव करोगे। अगले साल ड्यू होगी तो नेक्स्ट ईयर जब ड्यू करेंगे या रिसीव करेंगे तब एंट्री हो जाएगी। फिलहाल इस ईयर में फर्स्ट कॉल तक की एंट्री करनी पड़ेगी। चेंज कहाँ से आएगा बेटा, देखेंगे जरा। पहले बेटा सेम ये केस नंबर ई पे आ गए हम, तो यहाँ पर डी के बदले मैंने लिख दिया है ई। यहाँ पे लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन रिसीव हुई। फिर सर एप्लीकेशन एक्सेप्ट रिजेक्ट अलॉटमेंट ड्यू। अब की बार बेटा अलॉटमेंट में एडवांस नहीं है, अब की बार अलॉटमेंट के टाइम में एडवांस नहीं आ रहा है सर, तो ये नहीं आएगा बेटा यहाँ पर, है ना सर। तो ये अमाउंट अभी कितना लिखेंगे हम, ये अमाउंट हम 60,000 ही लिखेंगे। यहाँ पे 60,000 ही आया है, अलॉटमेंट पे एडवांस नहीं है। ठीक है, जब फर्स्ट कॉल की बारी करेंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे बेटा, फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री सेम होगी। और जब फर्स्ट कॉल को रिसीव करेंगे, ठीक है, अलॉटमेंट ड्यू करी है, अलॉटमेंट रिसीव हुई है। अब की बार अलॉटमेंट के टाइम में एडवांस नहीं आ रहा है, अब की बार जो एडवांस आ रहा है प्यारे बच्चों वो आ रहा है एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। तो जब फर्स्ट कॉल को रिसीव करोगे, ठीक है, ये तो अमाउंट 10,000 ही रहेगी।
जब इसको रिसीव करोगे बच्चों तो 10,000 तो लिखना ही है, प्लस मिस्टर मिश्रा के पास 2,000 शेयर्स हैं, उसने 2,000 शेयर्स पर कॉल वाला पैसा अभी दे दिया। कौन सी कॉल? फाइनल कॉल सर। तो 2,000 शेयर पर कितनी फाइनल कॉल है? 1 की सर। तो 2 इंटू 1 2,000 और टोटल मिला के 12,000 आया। 12 में से 10,000 तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का है, और बाकी का सर जो 2,000 है ये समय से पहले आ गया है, ये बाद में आना था पर अभी आ गया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एडवांस। इसको कॉल्स इन एडवांस बोलेंगे बेटा, जो कितना हो जाएगा आपका 2,000 का, है ना। इसके बाद हमें नहीं करना है इसमें, क्योंकि इसमें फाइनल कॉल ड्यू नहीं हुई है, तो ना तो मैं फाइनल कॉल को ड्यू करूंगा, ना फाइनल कॉल को रिसीव करते वक्त इसको एडजस्ट करूंगा। ठीक है सर। तो केस डी में इतना फर्क है कि डी में सब कुछ एडजस्ट हो गया था, जबकि ई में सर इस साल में इस 2,000 रुपये की एडजस्टमेंट नहीं हुई है, तो ये अगले साल एडजस्ट होगा। तो ये अनसेटल्ड लाइबिलिटी कंपनी के लिए क्या है? ये लाइबिलिटी है ना, पैसा एडवांस में आ गया, एडवांस से पैसा मिलेगा, कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। तो ये लाइबिलिटी इस साल सेटल नहीं हुई है, तो ये बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होगी। ओके, तो 5 केस हो गए हैं, इसकी एंट्री में नोट कीजिए। अब इन 5 केस की बैलेंस शीट भी देख लेते हैं, फटाफट से नोट करो, फिर आते हैं बैलेंस शीट के मुद्दे पे। बैलेंस शीट हमें पूरी नहीं बनानी है, केवल इस क्वेश्चन का बैलेंस शीट में क्या पोजीशन होगा, ये क्वेश्चन का जितना इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है, इसका रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट कैसे बनेगा वो हमने देखना है। करो फटाफट, फिर करते हैं बेटा इसको। चलिए बच्चों, गैस आपने कर लिया है, तो उसको मैं मिटा के अब सीधे बैलेंस शीट वाले मुद्दे पे आता हूँ। चलिए सर, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं ना ये हिस्सा बेटा मिटा देता हूँ, और इस हिस्से पे हम बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है। चलिए, तो दिस सेगमेंट वी विल यूज फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है सर। तो देखो बेटा, बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी देख लेते हैं इस पे। तो मैं पहले यहाँ लिखूंगा केस ए की बात कर रहा हूँ बेटा, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट। सर एज एट लिखना है, एज ओनली लिखना। फिर इस तरीके से एक फॉर्मेट बनेगा, और यहाँ लिखोगे आप रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट ओनली। ये पूरी बैलेंस शीट नहीं बन रही है, केवल इस क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन कैसे होगी वो दिखा रहे हैं इसमें। फिर पर्टिकुलर्स, और यहाँ पर नोट्स, और फिर यहाँ पर अमाउंट। ठीक है सर। इक्विटी एंड लायबिलिटीज वाली साइड होती है। इस कंपनी की पूरी बैलेंस शीट एक चैप्टर है, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज, जब वो कराऊंगा उसको हम डिस्कस करेंगे। ऑल्दो फेस टू फेस क्लासेस में मैक्सिमम बच्चों का वो चैप्टर कंप्लीट है, ऑल्दो अब कंपनी अकाउंट सारे चैप्टर्स, सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। टारगेट मेरा ये रहेगा कि अभी वही चल रहा है, तो जून 15 तक आपको मैं सारा सिलेबस दे दूंगा, और जुलाई में आपके पेपर होने हैं, तो आपके पास एडमिशन टाइम में ईजिली हो जाएगा। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये आपकी लायबिलिटी साइड का नाम है। ठीक है सर। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखोगे आप, ये इसको पॉइंट नंबर ए कर लीजिए। चलिए, यहाँ लिखोगे शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर आपकी पहली हेडिंग आएगी शेयर कैपिटल। ठीक है सर। इसके आगे लिखोगे 1, है ना। इक्विटी लायबिलिटी आपकी पहले हेडिंग है मेन, उसके अंदर सर आपको फिर पहली मेजर हेडिंग आई है शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर आया शेयर कैपिटल। अगर आपको याद है, चीज़ें बहुत सारी होती हैं, शेयर कैपिटल होता है, फिर रिजर्व एंड क्या होता है सर, रिजर्व एंड सरप्लस होता है, उसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखानी होती है। ठीक है सर। ये मनी इशूड अगेंस्ट शेयर वारंट, वो आपको यहाँ पर दिखाना होता है। खैर जो भी है, तो यहाँ से हम आगे आते हैं। तो अब क्या करोगे सर, यहाँ से करने के बाद यहाँ पे 1 लिखा, और फिर यहाँ लिखोगे नोट्स टू अकाउंट।
यहाँ नोट्स टू अकाउंट लिखोगे सर। नोट्स टू अकाउंट में आप पहले लिखोगे बेटा शेयर कैपिटल। ये जो शेयर कैपिटल है इसके बारे में आप पहले बताओगे ऑथराइज शेयर कैपिटल। हमारी ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है, ठीक है सर। नेक्स्ट शेयर कैपिटल क्वेश्चन बोल लगा था 1 लाख इक्विटी शेयर है 10 इंच की, तो यहाँ पे लिखोगे 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। इस 1 लाख के अगर सर मैं इंटू कर देता हूँ 10 से, तो ये बन जाएगा 10 लाख। यहीं पे डबल लाइन खींच दी, मतलब इसकी डिटेल यहीं पे खत्म हो गई। अगर दो तरीके के शेयर होते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस, तो इक्विटी का अमाउंट लिखते हैं, प्रेफरेंस का अमाउंट लिखते हैं, फिर दोनों को जोड़ के सिंगल लिखते हैं। फिर यहाँ से लिखोगे आप इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है सर। कितने हमने इसमें से इशू करे, आउट ऑफ 1 लाख 10,000 शेयर हमने इशू करा था, ठीक है सर। तो ये इसी में आपका आ रहा है, सिंपल लिखा है इशूड शेयर कैपिटल। तो इस पर लिखोगे आप फिर 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो बेटा 1 लाख का अमाउंट आ गया, डबल लाइन की। उसके बाद अगली हेडिंग सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, ठीक है सर। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कितने शेयर पब्लिक ने खरीदे, कितना मैक्सिमम कंपनी इशू कर सकती है उसको बोलेंगे ऑथराइज शेयर कैपिटल। उसके अंदर फिर कितने शेयर इशू कर दिए एक्चुअल में वो इशूड होगा। आपने कितने इशू करे और पब्लिक ने कितने शेयर खरीद लिए। तो पब्लिक ने अप्लाई तो 12 के लिए किया था, बट आपने 10,000 शेयर ही बेचे थे, तो मतलब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल जो है आपकी वो 10,000 शेयर्स की है। जो शेयर्स पब्लिक को आप अलॉट कर देते हो उसको सब्सक्राइब शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो क्योंकि आपने 10,000 शेयर अलॉट किए हैं तो 10,000 को क्या बोला जाएगा, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। इसमें बेटा लिखोगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। तो इसमें फिर आप बताओगे सेम 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो बेटा ये 1 लाख का अमाउंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 1 लाख का आ गया, ठीक है सर। और फिर यही जो आपकी अमाउंट आएगी सर 1 लाख रुपए वो यहाँ लिखाएंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ बैलेंस शीट में जो अमाउंट जाता है वो सब्सक्राइब्ड वाले सेक्शन में जो अमाउंट आता है वो आपको यहाँ पे दिखाना होता है, राइट। जो अमाउंट सब्सक्राइब्ड वाले सेक्शन में जाएगा वही अमाउंट आपको यहाँ पे दिखाना है, ओके सर। बाकी ऑथराइज शेयर कैपिटल जो थी आपकी ये चीज़, और सर ये आपकी इशूड, इसका डिटेल केवल नोट्स टू अकाउंट में रहता है। बैलेंस शीट में सब्सक्राइब्ड वाले पोर्शन का अमाउंट डाल देना है। तो ये मेरी बैलेंस शीट बनी है केस ए में। तो हर वो केस जिसमें पूरा पैसा रिसीव हो गया है, जिसमें कोई कॉल्स इन एरियर नहीं थी, या अगर थी भी तो वो आगे रिसीव हो गई थी, जिसमें कोई कॉल्स इन एडवांस अनसेटल्ड नहीं बचा है, मतलब एडवांस आया भी था तो वो आगे एडजस्ट हो चुका है, उस हर केस में बैलेंस शीट ऐसी बनेगी। तो मेरा कहने का मतलब है फर्स्ट केस में बैलेंस शीट ऐसे रहेगा। सेकंड वाले केस में बेटा 1000 शेयर का पैसा हमें नहीं मिला है और वो आगे रिकवर नहीं हुआ है, तो बी वाले में बैलेंस शीट चेंज होगी। क्या फर्क आएगा बताऊंगा। सी वाले केस में कहता है कि उसने मिस्टर वर्मा ने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए पर बाद में फाइनल कॉल में दे दिए थे। तो मतलब केस सी में पहले एरियर होता है, लेकिन एरियर बाद में रिसीव हो जाता है, तो अल्टीमेटली पूरा पैसा आ गया ना सर। तो केस सी में भी बेटा, केस सी में भी सेम बैलेंस शीट बनेगी सर, ए और सी की बैलेंस शीट सेम है। डी वाले केस में सर क्या होता है, पहले अलॉटमेंट पे एडवांस आता है, फिर वो एडवांस जो आया था वो ग्रेजुअली धीरे धीरे हमने फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे एडजस्ट भी रह गया था। तो जो लायबिलिटी क्रिएट हुई थी इन द नेम ऑफ कॉस्ट इन एडवांस वो सेटल हो गई है, खत्म हो गई है। अगेन बेटा जो आपका केस नंबर डी है उसमें भी आपकी बैलेंस शीट सेम बनेगी। तो ए, सी और डी जिसमें पूरा पैसा मिल चुका है या एरियर आया भी था आगे रिकवर हो चुका है, या एडवांस मिला भी था वो आगे एडजस्ट हो चुका है, तो सभी सिचुएशन में बैलेंस शीट सेम रहेगी। तो ये बैलेंस शीट ए, सी और डी पोर्शन के लिए है, राइट सर। अब बात करेंगे बी में और ई में कैसे चेंज आएगा बेटा, ठीक है। आप ये बात समझ चुके हो। अब बी और डी में कैसे काम करेंगे। अगर मैं बैलेंस शीट पार्ट बी के लिए बनाता हूं
तो कहाँ चेंज आएगा बेटा, वो ध्यान से देखना है। पार्ट नंबर बी पार्ट के लिए बैलेंस शीट बनाएंगे प्यारे बच्चों। तो पहले ये ऑथराइज वाला सेक्शन सेम रहेगा, इशूड वाला सेक्शन सेम रहेगा, लेकिन जब सब्सक्राइब्ड में आएंगे तो सब्सक्राइब्ड में पहले लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप शेयर्स। मतलब ऐसे कितने शेयर हैं जिस पे पूरा पैसा आपको मिल चुका है, कितने शेयर्स पर आपको पूरा पैसा मिल चुका है पहले ये बताओगे। तो बेटा शेयर तो 10,000 सब्सक्राइब हुए थे, शेयर तो पब्लिक ने खरीदे थे 10,000, लेकिन 10,000 में से 1,000 शेयर पर फाइनल कॉल के पैसे नहीं आए, और क्वेश्चन में ये बोला भी नहीं था कि फाइनल कॉल बाद में रिसीव हो गई है। ठीक है सर, तो इसका मतलब आउट ऑफ 10,000 शेयर्स 1,000 शेयर पे पैसा पूरा नहीं आया, 9,000 शेयर पे पूरा पैसा आ गया होगा। बोलो हाँ ना, केवल 1,000 शेयर पे तो डिफॉल्ट हुआ है ना, फाइनल कॉल का डिफॉल्ट कितने शेयर पे हुआ है, 1,000 शेयर पे, बाकी 9,000 शेयर पे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 9,000 शेयर पे पूरा पैसा आ चुका है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा सर, यहाँ लिखूंगा 9,000 इक्विटी शेयर्स और ₹10 ईच। तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा 90,000 का। कौन सी हेडिंग में बेटा, हेडिंग क्या है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। फिर सब्सक्राइब वाले सेक्शन में ही एक हेडिंग और बनेगी, अब लिखोगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। ठीक है सर, एक हेडिंग और बनाओगे इसमें, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। ऐसे कौन से शेयर थे जो सब्सक्राइब तो हो चुके हैं और उस पर पूरा पैसा नहीं आया है। आप लिखोगे 1,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड, इस पर पूरा पैसा हमने मांग लिया था फुल्ली कॉल्ड। तो बेटा 1,000 इंटू 10 कर दोगे तो कितना आएगा, यह आएगा आपका 10,000। इसी में फिर आप लेस करोगे कॉल्स इन एरियर, कितना पैसा नहीं आया है और जो आगे अभी रिकवर नहीं हुआ है। तो बेटा 1,000 शेयर पे, ठीक है सर, आप लिखोगे फाइनल कॉल एट द रेट ऑफ ₹1 पर शेयर ऑन कितने शेयर पे बेटा, ऑन 1,000 शेयर्स। 1,000 शेयर पे आपका नहीं आया है, तो 10,000 इंटू 1 करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1,000। 10,000 में से 1,000 माइनस हुआ बेटा, ये आया 9,000। फिर इसको जोड़ दोगे सर, जोड़ने के बाद ये आएगी आपकी पेड अप शेयर कैपिटल, हाउ मच, 90 + 9 99,000। तो अब यहाँ बैलेंस शीट में आप 99,000 दिखाओगे। ओके सर, तो ध्यान से देखो चेंज कहाँ पर आया है, सब्सक्राइब्ड वाला सेक्शन 2 भागों में बढ़ गया है, कितने शेयर पे पूरा पैसा आ गया, कितने शेयर पे पूरा पैसा नहीं आया। जिन शेयर पे पूरा पैसा आ गया उसका सेक्शन है सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, जिस पे पूरा पैसा नहीं आया उसका लिखेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो 1,000 इक्विटी शेयर पर 10 ईच फुली कॉल्ड। ठीक है सर, 1,000 इंटू 10 रुपये मांगे थे, 10,000 बनते हैं, लेकिन 1,000 रुपये के 1,000 शेयर पे फाइनल कॉल ₹1 की नहीं आई है, तो 1,000 नहीं आया, 9,000 आपका टोटल आया। अल्टीमेटली 90 + 9 99,000 ही रिसीव हुआ है, और जो रिसीव हुआ है या जो शेयर होल्डर ने पे किया है वो आपको यहाँ पे दिखा देना है। तो ये केस नंबर बी के लिए है, इसको नोट करेंगे फटाफट से, कभी भी वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। फिर मैं इसके बाद लास्ट वाले केस पे आता हूँ, फटाफट से करो इसको। ठीक है बेटा, आई गेस ये हो गया है, और आप कभी भी वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स केस नंबर ई। तो केस ई में अब किस तरीके से काम होगा, देखिए सर केस ई क्या बोला जा रहा है। केस ई कहता है मिस्टर मिश्रा जिसके पास 2,000 शेयर्स थे, उसने फाइनल कॉल का पैसा एडवांस में दे दिया। कब सर, फर्स्ट कॉल पे, कोई दिक्कत नहीं है सर, बट समस्या क्या है, फाइनल कॉल वाज नॉट येट ड्यू, फाइनल कॉल अभी ड्यू ही नहीं हुआ है, फाइनल कॉल अभी ड्यू ही नहीं हुआ है, मतलब कॉल्स इन एडवांस जो आया वो अभी एडजस्ट ही नहीं हुआ है। कहाँ चेंज आएगा बेटा, नोट्स टू अकाउंट, शेयर कैपिटल ऑथराइज सेम रहेगा, इशू सेम रहेगा। सब्सक्राइब्ड वाले में फुली पेड अप तो है ही नहीं, अब की बात सर कैसे नहीं फुली पेड अप, भाई जब फाइनल कॉल ड्यू ही नहीं हुई तो फुली पेड अप कैसे हो जाएगी, है ना, जब अगले साल फाइनल कॉल आ जाएगी तब बनेगी फुली पेड अप। तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में कैसे चेंज आना है ये आपको देखना है।
तो इसमें बच्चों इस तरीके से करोगे, इसमें इस तरीके से करोगे, आप लिखोगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। इस पर लिखोगे 10,000 शेयर्स, ठीक है सर। आपके पास किसी पे भी एरियर नहीं है, किसी पे भी एरियर नहीं है, पैसा तो सब पे आया है, बस कुछ शेयर पे एक्स्ट्रा आ गया है। 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, ₹9 पर शेयर, ₹9 पर शेयर कॉल्ड अप। सर 9 रुपये क्यों लिख रहा हूँ सर? 1 रुपये की फाइनल कॉल अभी ड्यू नहीं हुई है प्यारे बच्चों, 1 रुपये की फाइनल कॉल अभी ड्यू नहीं हुई है। तो 10 में से अगर 1 रुपये ड्यू नहीं हुआ तो अभी कंपनी ने 9 रुपये ही मांगा है, और कंपनी जितना पैसा मांगती है उसको कॉल्ड अप बोलते हैं। तो 10 रुपये का शेयर था, 9 ही कॉल्ड अप हुआ है। तो यहाँ पर 10,000 की 10 से इंटू करने के बजाय 9 से इंटू करोगे तो ये अमाउंट आएगा 90,000। तो यहाँ तो बेटा 90 जारी आएगा, ठीक है बेटे। लेकिन सर कितना अब आपका ये 10,000 इंटू 9, ये हो गया बेटा आपका 90,000। तो 90,000 से बेटा आपको एक्चुअल में जो पैसा आना चाहिए था आपको फर्स्ट कॉल, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन मिस्टर मिश्रा जिसके पास 2,000 शेयर थे, उसने 2,000 शेयर के ऊपर फाइनल कॉल भी तो दे दी थी, वो कहाँ दिखाओगे? उसके लिए बेटा अलग सेगमेंट बनेगा, आप बनाओगे अलग सेगमेंट जिसका नाम होगा करंट लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी में एक सेक्शन खुलेगा जिसका नाम होगा अदर करंट लायबिलिटी। इसमें बेटा और भी चीज़ें होती हैं बहुत सारी, है ना, ट्रेड पेबल्स होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं बेटा, वो सारी चीज़ें आप धीरे धीरे सीखोगे। अदर करंट लायबिलिटी का सेक्शन आएगा, यहाँ पे नोट नंबर 2 लिखोगे, और नोट नंबर 2 यहाँ लिखोगे आप अदर करंट लायबिलिटी। और अदर करंट लायबिलिटी के अंदर यू विल राइट कॉल्स इन एडवांस, और कॉल्स इन एडवांस में आप लिख दोगे ₹2 each, सॉरी 2 नहीं, 1 रुपये सर, ₹1 each ऑन कितने शेयर है बेटा? 2,000 ऑन 2,000 शेयर्स, ठीक है सर। 2,000 शेयर पे सर आपका 1 रुपये के हिसाब से, तो कितना आएगा बेटा? ये आप मल्टीप्लाई करके 2,000, तो ये 2,000 रुपये आप कॉस्ट एडवांस में डाल दोगे। बैलेंस शीट टोटल नहीं करना है क्योंकि ये केवल रेलेवेंट एसेट है। ओके बच्चों, तो बेटा दिस वाज आवर फर्स्ट क्लास फॉर इशू ऑफ शेयर्स। तो अभी इसमें मान के चलिए कि 3 से 4 क्लासें लगेंगी क्योंकि टॉपिक बहुत सारे हैं, और 3, 4 या 5 क्लासें भी लग सकती हैं। और बेटा करना तो ही पार्ट ऑफ सिलेबस है, और क्वेश्चन कंपनी अकाउंट में इसका आ सकता है, नहीं तो 2-3 नंबर में छोटा क्वेश्चन आ जाएगा, वो भी कैसे होगा वो भी हम करेंगे। और ये चैप्टर, बाकी जो चैप्टर आगे आएंगे उसके लिए बेसिस है, उसके लिए बेस है। लाइक इशू ऑफ डिबेंचर्स करेंगे तो उसकी एंट्री लगभग इसी तरीके से चलती है, थोड़ा बहुत चेंज उसमें आ जाएगा। आई होप ये लेक्चर आपके समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, और आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इससे आगे हम इस चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही, गुड बाय।